अच्छा, दर्शन और धर्म में समानता हमने पढ़ा था, है ना? तो वो टॉपिक हो चुका है ना? दर्शन और धर्म में समानता। आज हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जो सिलेबस का अगला हमारा टॉपिक है, दर्शन और संस्कृति। दर्शन और संस्कृति, उसके विषय में चर्चा करेंगे। दर्शन शास्त्र के जो कई शाखाएँ हैं, उनके बारे में बात करेंगे। आगे फिर जो भारतीय और पाश्चात्य दर्शन में अंतर है, जिसको कल हम लोगों ने थोड़ा बहुत देखा था, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है? दर्शन शास्त्र और दर्शन शास्त्र और संस्कृति, दर्शन शास्त्र और संस्कृति में संबंध, में संबंध, दर्शन शास्त्र और संस्कृति में संबंध। तो कल धर्म के साथ जो दर्शन का संबंध है, वो हम लोगों ने विस्तार से उस पर बात की। दोनों पक्ष देखा कि कैसे दर्शन और धर्म एक दूसरे को मजबूत भी करते हैं, और दूसरी तरफ कैसे दर्शन धर्म की आलोचना करके उसमें और सुधारों को प्रेरित करता है। ठीक है, अच्छे से समझ गए थे कल सभी, है ना? अच्छा, दर्शन शास्त्र क्या है ये सभी समझ गए थे? दर्शन शास्त्र विषय क्या है ना? अच्छा, क्या है मुझे बताइए, एक बार आप बताइए, दर्शन शास्त्र विषय क्या है? अच्छा, कल आप क्लास नहीं आए थे? अच्छा, आप बताइए। अच्छा, जो सबसे अंतिम मौलिक प्रश्न हो उसके विषय में खोज करना। किस प्रकार से खोज करना? निरंतर खोज करना, दृढ़ दृढ़ता के साथ खोज करना। अच्छा, बौद्धिक तरीके से, तार्किक तरीके से उसका निरंतर अन्वेषण खोज करना, उसे ही हम दर्शन शास्त्र कहते हैं। ठीक है, हम सभी इस चीज को समझ चुके हैं। ये व्हाइट कलर से पीछे दिख रहा है सभी को? सभी ठीक है। तो आज जो हमारी चर्चा है, उसकी शुरुआत हम दर्शन और संस्कृति के साथ संबंध से करेंगे। संस्कृति फिर क्या है? दर्शन तो हम समझ चुके हैं। संस्कृति किसे कहते हैं? कल्चर। कल्चर क्या होता है? जो पुराने समय से चला आ रहा है। ठीक है, जो पुराने समय से चला आ रहा है, उसको और थोड़ा यदि आपको स्पष्टता से बोलना हो, पुराने समय से क्या चला आ रहा है? पुराने समय से कोई व्यक्ति चला आ रहा है? तो प्राचीन मान्यताएं, ठीक, यानी हमारे विचार, विचार जो विचार पद्धति पुराने समय से, काफी समय से चली आ रही है। अच्छा, वो आज की हमारी संस्कृति का हिस्सा है। तो संस्कृति की जब हम बात करते हैं, तो हम आज के परिदृश्य में जो हमारी विचार हैं, विचारधाराएं हैं, जो हमारा रहन सहन है, जो हमारा बोली भाषा है, जो हमारा पहनावा है, जिस तरीके से हम एक दूसरे से मिलते हैं, और हमने समाज में एक दूसरे के साथ आपस में परस्पर संबंध बनाने के लिए जो संस्थान बनाए, वो सभी उस संस्कृति का हिस्सा है। ठीक है, तो संस्कृति क्या है? संस्कृति आपको विचारों का, मान्यताओं का, प्रथाओं का एक समुच्चय है, उसका एक समूह है, जो कि हमारी रहन सहन को प्रभावित करता है, जो कि हमारी रहन सहन और जीवन शैली को परिलक्षित करता है, वही संस्कृति है। ठीक है, तो संस्कृति में आपको क्या सभी चीजें आ जाएंगी? भाषा आ जाएगी, हमारे धर्म आ जाएंगे, हमारे पर्व त्योहार आ जाएंगे, हमारा रहन सहन, खाना पीना, बोली चाली, हर वो चीज आ जाएगी संस्कृति के अंतर्गत। ठीक है, तो संस्कृति को हम परिभाषित कैसे करेंगे कि ये हमारे विचारों का, मान्यताओं का, सामाजिक संस्थाओं का, रहन सहन, जीवन शैली का समुच्चय है। समुच्चय मतलब उसका कलेक्टिव, सबको मिला दें तो जो बनता है वो कल्चर है। समझ पा रहे हैं ये बात, है ना? तो वही समुच्चय या उसी समूह को, उसी सेट को, सेट ऑफ आइडियाज, बिलीव्स, प्रिंसिपल्स, उसी को हम लोग संस्कृति कहते हैं। ठीक है, अच्छा, संस्कृति का एक देश काल होता है। संस्कृति यदि हम कहें, आज की भारतीय संस्कृति और मध्यकाल में जो भारतीय संस्कृति थी वो अलग हो सकती है ना? प्राचीन भारत की संस्कृति अलग हो सकती है, या अगर हम आज के ही समय, तो ये काल से परिभाषित होता है कि संस्कृति तो किस समय की संस्कृति, क्योंकि संस्कृति हमेशा एक समान नहीं रहती, कल्चर
बदलता है, व्यक्ति का भी कल्चर बदलता है, व्यक्ति का भी स्वभाव बदलता है, वैसे ही समाज का भी स्वभाव, रहन सहन बदलता है। जैसे आपका रहन सहन बदलता है, खान पान बदलता है, वैसे ही समाज का, और आपके ही रहन सहन से सामाजिक संस्कृति बदलती है ना। अच्छा, तो ये काल का अंतर हो गया, ये कालांतर में संस्कृति का भेद हो गया। दूसरा जो मैंने कहा देश काल, देश का मतलब स्पेस, काल का मतलब टाइम। तो कल्चर स्पेस टाइम पे डिपेंडेंट है। जैसे अभी जो भारतीय संस्कृति है, पाश्चात्य संस्कृति उससे अलग है। तो संस्कृति भी सार्वभौमिक नहीं होती, संस्कृति भी आपको इस चीज पर निर्भर करती है कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं, किस स्थान की बात कर रहे हैं, है ना। तो स्पेस पर डिपेंड करता है और टाइम पर डिपेंड करता है, स्थान पर डिपेंड करता है और काल पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो संस्कृति इस हम व्यापक संदर्भ में उसको समझेंगे। अच्छा, अब जब संस्कृति को हमने देखा तो दर्शन के साथ इसका क्या संबंध है। सबसे पहला तो बात ये, क्या ये दर्शन के साथ किसी प्रकार से संबंधित है, क्या दर्शन इसे किसी प्रकार से प्रभावित करता है, क्या दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्या ऐसा आपको लगता है कि दोनों में कोई संबंध या जुड़ाव है। अच्छा, किस प्रकार का जुड़ाव है, क्या सकारात्मक संबंध है दोनों में या नकारात्मक संबंध है या दोनों है। दोनों है, ठीक है। तो दर्शन और संस्कृति के बीच किस प्रकार का सकारात्मक संबंध है। हम्म 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 अच्छा, उसमें बदलाव लाया गया, तो कैसे बदलाव लाया गया, उसको समाप्त कर दिया गया, उसको समाप्त करने की बात की गई, उसको एक रूढ़ी कहा गया है, सामाजिक धार्मिक रूढ़ी है, सोशियो रिलीजियस प्रिजुडिस है ना, और ऑर्थोडॉक्सी है, मतलब कि रूढ़ी ठीक है। किन विचारों के आधार पर, कि अमानवीयता है ना, ये क्रूरता है, किसी व्यक्ति के साथ किसी के जीवन को समाप्त करने का अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं है ना। तो ये जो विचार थे, मानवता फिर क्या है, मानवता एक मूल्य है, मानवता एक दार्शनिक सिद्धांत है, ह्यूमैनिटी। अगर मैं कहूं ह्यूमैनिटी क्या है, तो एक बहुत ही व्यापक सिद्धांत है। तो ये जो परिवर्तन आया, ये किन प्रकार के विचारों से आया, मानवता के विचार से आया, दयालुता के विचार से आया, है ना, करुणा के विचार से आया, समानता के विचार से आया, कि भाई अगर किसी का पुरुष मर जाए, मतलब उसका पति मर जाए, तो स्त्री को इतना भयानक दंड, तो क्या किसी की स्त्री के मर जाने पर किसी पुरुष को ऐसा ही दंड दिया जाता है ना। तो स्त्री के साथ ये असमानता क्यों किया जाए। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि जो बदलाव के लिए प्रेरक कारक रहे, वो मूल्य रहे, वो विचार रहे, और दर्शन क्या है, वो विचारों की ही परिशुद्धता है, रिफाइनमेंट ऑफ आइडियाज, थॉट्स, ठीक है। तो ऐसे जो सामाजिक आपको परिवर्तन देखने को मिलते हैं, सुधार देखने को मिलते हैं, वो दार्शनिक सिद्धांतों और विचारों से प्रेरित होते हैं। इस प्रकार से दर्शन संस्कृति में बदलाव लाता है। अब संस्कृति में यही लोकाचार है, जिस प्रकार का हम लोक आचरण करते हैं, है ना। तो एक ये उसका प्रभाव हो गया कि ये सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन को का कारक बनता है, सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन का। अब ये तो मान लीजिए बात हो गई थोड़ी 18वीं 19वीं शताब्दी की। अगर हम हाल फिलहाल में भी बात करें, तो क्या इस प्रकार के सामाजिक बदलाव, राजनीतिक बदलाव हम देखते हैं जो कि ऐसे विचारों से प्रेरित हुए हैं, जो प्रगतिशील दर्शन से, नारीवादी दर्शन से प्रेरित हुए हैं, जो मानवता के विचारों से प्रेरित हुए हैं। हाल फिलहाल में कुछ ऐसे उदाहरण आप बता सकते हैं, ऐसे सामाजिक परिवर्तन। आंसर में यदि आपने कहीं कहीं इन चीजों का उल्लेख किया, हालांकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, तो बहुत ज्यादा बेहतर आपका उत्तर हो जाएगा, है ना। अगर बस थोड़ा सा 4-5 शब्दों में उसका केवल उदाहरण के रूप में उल्लेख कर दिया, या अगर आप इंटरव्यू में गए, साक्षात्कार में गए, अगर उसका कहीं एक लाइन जिक्र कर दिया, तो ये पता चलेगा कि आपको समसामयिक जो समकालीन परिवर्तन है उस पर भी आपकी नजर है। उदाहरण के लिए मैं बात करूं कि 2018 में इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें सबरीमाला में जो महिलाओं के प्रवेश पर वर्जना थी, रोक थी, उसको असंवैधानिक करार देते हुए अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला एक विचार या प्रथा कहते हुए उसको खारिज कर दिया, ठीक है। उसी से एक साल पहले अगर आप देखेंगे सायरा बानो केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक की जो प्रथा है इस्लाम में, उसको गैर संवैधानिक और संवैधानिक घोषित कर दिया कि भाई इस प्रकार से ये महिलाओं के अधिकारों, वैवाहिक अधिकारों की वंचना है, उसका उल्लंघन है, ठीक है। तो ये विचार किस पर आधारित है, इस प्रकार के जो हम अगर समसामयिक उदाहरण देखते हैं, तो ये विचारों से प्रेरित है, समानता का विचार,
है ना, न्याय का विचार। अब ये जो विचार है ये कैसे विचार है, आर्थिक विचार है या दार्शनिक विचार है? दार्शनिक विचार है कि जस्टिस, न्याय। अगर हम कहते हैं महिलाओं के एक आयु वर्ग, एक निश्चित आयु वर्ग के प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं के ऊपर सबरीमला में प्रवेश पर निषेध, तो अब इसमें प्रश्न उठता है कि भाई ये उनके साथ अन्याय है। जब आप कहते हैं ये अन्याय है, तब फिर आप दार्शनिक चिंतन में जा रहे हैं। अन्याय क्या होता है, फिर कोई ये प्रश्न उठाएगा, कोई आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि भाई ये अन्याय कैसे है, तो आप कहेंगे कि भाई केवल आयु वर्ग से ही किसी को वंचित कर देना उचित नहीं, ठीक है। तो फिर कोई आपसे प्रश्न पूछेगा कि ठीक है ये बताओ कि अन्याय तो है पर अन्याय क्या है, फिर उससे प्रश्न निकलेगा न्याय क्या है, न्याय क्यों होना चाहिए समाज में, संस्कृति का हिस्सा एक न्यायिक व्यवस्था क्यों होनी चाहिए। तो अब आप आ गए दार्शनिक प्रश्न में, ठीक है। तो इस प्रकार से दर्शन और संस्कृति एक दूसरे से जुड़े हुए, वो परिवर्तनकारी होते हैं। और बताइए, और किस प्रकार से दर्शन का संबंध हो सकता है संस्कृति से, और किस प्रकार से हो सकता है? इसी से जुड़ी हुई बात है कि जो संस्कृति में कई ऐसे आपको आचार विचार, ऐसी प्रथाएं, ऐसे संस्थान होते हैं जिनमें कि आपको पूर्वाग्रह होता है, जिसमें अंधविश्वास होता है, जिसमें रूढ़ियां होती हैं, तो उन रूढ़ियों को भी दर्शन अपने विचारों से चुनौती देता है, आलोचना के माध्यम से उनको भी चुनौती देता है और उन रूढ़ियों को समाज से दूर करता है, उन विचारों को फर्दर आगे परिशुद्ध करता है, रिफाइन करता है, उनमें और सुधार लाता है ना। तो विचारों, संस्थानों में निरंतर जो परिवर्तन है उसका कारक किसी भी समाज में, संस्कृति में दर्शन ही होता है। अलग अलग क्षेत्र के अपने अपने दर्शन हो सकते हैं, सामाजिक चिंतन हो सकता है, आर्थिक चिंतन हो सकता है, राजनीतिक दर्शन हो सकता है, धर्म दर्शन हो सकता है ना। तो अलग अलग क्षेत्रों में जो निरंतर किसी भी संस्कृति का परिष्करण होता है, यानी उसका रिफाइनमेंट होता है, उसका सुधार होता है, उसका कारक कौन है? दर्शन है, उसका मौलिक कारण दर्शन है। अच्छा, और क्या है दोनों के बीच में, ऐसे एक दूसरे को कैसे जो है मजबूत बनाते हैं, सोच कर बताइए दर्शन और संस्कृति के हिसाब से। और कुछ ऐसे आप संबंध अगर बता पाए। संस्कृति में सब कुछ है, संस्कृति में सब कुछ है, तो दर्शन किस चीज पर विचार कर रहा है? जीवन के मौलिक प्रश्नों के ऊपर, कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, शुभ क्या है, अशुभ क्या है, ये प्रथा अच्छी क्यों है, ये प्रथा बुरी क्यों है। तो संस्कृति क्या करती है कि ये दर्शन को विषय प्रदान करती है। संस्कृति क्या करती है? दर्शन को विचार के विषय प्रदान करती है, उनके संबंधित डेटा प्रदान करती है। मान लीजिए यदि आपको ये देखना हो कि भाई समाज के किसी एक वर्ग के साथ भेदभाव हो रहा है, मान लीजिए उदाहरण के लिए भेदभाव, किसी एक वर्ग के साथ भेदभाव हो रहा है, अब उस भेदभाव को फर्दर पुष्ट करने के लिए, सब्सटैंशिएट करने के लिए आपके पास आंकड़े होने चाहिए। तो वो कहाँ से आते हैं? संस्कृति से आते हैं, ठीक है। हमारे जो धार्मिक विचार हैं वो कैसे हमारे जीवन में प्रकट होते हैं, अब यदि उसका अध्ययन करना हो कि हमारे धार्मिक विचार कैसे हमारे जीवन में, रहन सहन में प्रकट होते हैं, हमारे पर्व हैं, त्यौहार हैं, प्रार्थना स्थल हैं, ये सभी चीजें हैं, तो संस्कृति दर्शन को क्या करती है? इनपुट प्रोवाइड कराती है। क्या करती है? इनपुट प्रोवाइड कराती है, डेटा प्रोवाइड कराती है, आंकड़े प्रोवाइड कराती है, विषय प्रोवाइड कराती है। इससे दर्शन का विस्तार होता है या वो संकीर्ण हो जाता है? विस्तार होता है। इससे दर्शन के अध्ययन क्षेत्र का विस्तार होता है, हमारे पास और सटीक जानकारियां आती हैं, और जो एकदम प्रैक्टिकल लाइफ से, व्यवहारिक जीवन के जो अनुभव हैं उसके ऊपर दर्शन विचार करने में सक्षम हो पाता है ना। तो इस तरीके से और क्या हो सकता है, और किस प्रकार से दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, दर्शन और संस्कृति। अगर आप सकारात्मक पक्ष को देखें तो, सकारात्मक पक्ष को, कल भी आपने ये बात हम लोगों ने संस्कृति धर्म के समय जब चर्चा हो रही थी तो ये बात कहा था। और अब जैसे हमारा जो खान पान है, क्या वो हमारे दार्शनिक विचारों से प्रभावित नहीं होता? क्या हमारे धार्मिक विचारों से प्रभावित नहीं होता? हमारा भोजन, हमारा पहनावा होता है ना। अब जैसे मांसाहार है या मान लीजिए शाकाहार है, तो इसके पीछे का जो मूल विचार है वो क्या है? कोई व्यक्ति शाकाहारी होता है, कोई मांसाहारी होता है, उसके पीछे का मूल विचार क्या है? क्यों कोई व्यक्ति मांसाहार नहीं करता? या तो उसके परिवार में या उसके समाज में, वर्ग में वो चलन हो सकता है, या फिर लेकिन उस चलन के भी पीछे एक मौलिक विचार है। हाँ 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 हाँ, तो उसका एक भौगोलिक कारण भी हो सकता है, ठीक बात है।
लेकिन कोई व्यक्ति हो सकता है कि भौगोलिक कारणों के अलावा भी मांसाहार न करता हो। मान लीजिए कहीं पर आपको पशुओं की कमी ना हो, इसके बावजूद भी व्यक्ति स्वेच्छा से मांसाहार ना करता हो। यदि हम पूरे भारत की औसत की बात करें तो 70-72% लोग मांसाहारी हैं और जो शेष हैं वो शाकाहारी हैं। ठीक है, भारत में लगभग 28-30% लोग शाकाहारी हैं। अब उसमें जो भी कारण रही हो, वो प्रथा का पालन करके शाकाहारी हो या स्वेच्छा से शाकाहारी हो, उसके पीछे का मौलिक एक विचार, दार्शनिक विचार ये भी है कि व्यक्ति अहिंसा को सबसे प्रमुखता देता है। अहिंसा परमो धर्मः, कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। दूसरे जीव की हत्या करके हम उसका भोजन के रूप में ग्रहण नहीं करेंगे। उसका यदि आप दार्शनिक विचार देखें तो यही है ना। इसी कारण से कि नहीं, हम किसी को कष्ट नहीं पहुंचा सकते। दूसरे का दुख पर पीड़ा अपनी पीड़ा है, दूसरे का दुख अपना दुख है, तो हत्या कैसे कर सकते, है ना। लेकिन अब जैसे आपने कहा कि कहीं पर अगर भौगोलिक बाध्यता है कि अगर उतनी आपको साग सब्जी उपलब्ध नहीं है तो क्या करेगा व्यक्ति, जीवन तो बचाएगा अपना। तो उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण तो ये है कि हमारा खान पान कहीं ना कहीं हमारे दर्शन से प्रभावित होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर मानवता के विचार को सबसे बड़ा विचार मानता है, अहिंसा को सबसे बड़ा विचार मानता है, शांति को सबसे बड़ा विचार मानता है, तो उसकी हत्या करने की प्रवृत्ति किसी भी पशु की कम होगी। ठीक है, लेकिन इसका उल्टा नहीं है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जो व्यक्ति मांसाहारी है वो हिंसक है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जो व्यक्ति मांसाहारी है वो शांति के लिए बाधक है। कहने का अर्थ ये है कि किसी को मार के ना खाना, उसके पीछे का विचार अहिंसा का विचार होता है। ठीक है, रहन सहन, पहनावा, हम किस प्रकार के घरों में रहते हैं, हम क्या पहनते हैं, हमारी जीवन शैली क्या है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जीवन दर्शन सादा जीवन उच्च विचार है, तो व्यक्ति का कैसा रहन सहन होगा, साधारण रहन सहन होगा, है ना। तो उसके रहन सहन में आपको सिंप्लिसिटी दिखेगी, उतना खर्च नहीं करेगा, जितना आवश्यक हो उतना खर्च करेगा। दूसरी बात कि कई बार आपको जैसे धर्म है तो उसमें आपको भिक्षुओं के, भिक्षुणियों के, जो उनके अपने संत महात्मा हैं, उनके अपने रहन सहन पहनावे भी निर्धारित किए गए हैं। आम लोगों के भी रहन सहन पहनावे बताए गए हैं। तो दार्शनिक विचारों से जो धर्मों की उत्पत्ति होती है, उससे व्यक्ति के कपड़े, उनका जो आचरण है कि किसको कैसा आचरण करना है, किस प्रकार का व्यवहार करना है, वो सभी चीजें प्रभावित होती हैं। तो ये संस्कृति को अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है। दर्शन करता है या नहीं करता है ना। अब जैसे कोई व्यक्ति संत महात्मा है तो आप उससे अपेक्षा करते हैं कि उसका आचरण या उसकी बोली चाली, उसका व्यवहार एक निश्चित तरीके से होना चाहिए, उच्च नैतिक स्तर होना चाहिए। जब आप नैतिकता की बात करते हैं, आप दर्शन में बात कर रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से दर्शन जो है वो संस्कृति को अलग अलग तरीके से, मान लीजिए भाषा की बात करें, आज के समय में जो समसामयिक दर्शन शास्त्र है, खासकर पश्चिम में, उसमें आपको लैंग्वेज फिलॉसफी का बड़ा प्रभाव रहा, खासकर इंग्लैंड में, ब्रिटेन में। लैंग्वेज फिलॉसफी, भाषाई दर्शन, जहां पर कि वैसे चिंतकों का मानना था कि दर्शन की जो समस्या है वो मूलतः भाषाई समस्या है, विचारों की व्याख्या करना। अब भाषा है तो वो संस्कृति का अंग है, और भाषा दर्शन के लिए फिर क्षेत्र उपलब्ध कराती। तो पूरा जो भाषा दर्शन है वो आपको संस्कृति के एक अवयव भाषा पर आधारित है, कि भाषा की संरचना क्या है, भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, शब्दों का क्या अर्थ है। शब्दों का एक विशेष परिस्थिति में अर्थ अलग अलग हो जाता है। किसी एक शब्द का क्या हर जगह एक ही अर्थ होता है, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग अर्थ होता है। तो इन सभी चीजों की व्याख्या और अध्ययन करना फिर वो दर्शन के क्षेत्र में आता है। तो संस्कृति इस तरीके से दर्शन को और ज्यादा व्यापक बनाती है। संस्कृति दर्शन का वाहक भी होती है, ठीक उसी प्रकार से जैसे धर्म भी वाहक होता है। मान लीजिए अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करें तो गुरु घासीदास, कौन सा पंथ उन्होंने स्थापित किया, सतनाम पंथ स्थापित किया। तो सतनाम पंथ के जो अनुयायी हैं वो किस प्रकार के कपड़े पहनते, वस्त्र पहनते हैं, सफेद पहनते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनके जीवन दर्शन से प्रभावित है ना। मांसाहार वर्जित है, उसमें मदिरा वर्जित है, शराब नहीं पी सकते, झूठ नहीं बोल सकते, हिंसा नहीं कर सकते। तो ये संस्कृति ही प्रभावित हो रही है ना। और कहां से ये परिवर्तन आए, दर्शन से आए, है ना। जो घासीदास का दर्शन है उससे आपको पढ़ना भी है, सतनाम पंथ और गुरु घासीदास, है ना। आप ये समझ पा रहे हैं कैसे प्रभावित करता है। तो अलग अलग तरीकों से प्रभावित करता है। अभी यदि हम बात करें तो पर्यावरण के ऊपर बड़ा हमारा ध्यान है, इन्वायरमेंटलिज्म। तो जो इन्वायरमेंटल फिलॉसफी है ये बहुत प्राचीन काल तक जाती है। भारत में यदि आप देखें प्राचीन भारतीय दर्शन में
तो आपको प्रकृति पूजा का विचार वेदों से ही शुरू होता है ना। वेदों में प्रकृति पूजा, अग्नि की पूजा, जल की पूजा, वन की पूजा, वर्षा की पूजा, सूर्य की पूजा, ये सभी आपको देखने को मिलते हैं। तो ऐसे जो दर्शन है ये प्रकृति के संरक्षण की बात करते हैं। वो संस्कृति का हिस्सा होता है कि नहीं? लोग वनों की पूजा करते हैं कि नहीं? पेड़ों की पूजा, नदियों की पूजा करते हैं ना। तो वो कहां से आ रहा है? ये सभी प्रथा विचार उसी से आ रहा है। बड़े बड़े मेले लगते हैं। अब जैसे आपको इलाहाबाद में नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया, अब वहां पर कुंभ मेला आयोजित, तो कितनी बड़ी भीड़ लगती है। तो वो संस्कृति का हिस्सा है ना। मेला, पर्व, त्योहार कहां से प्रेरित है? क्यों उतने लोग इकट्ठा हो गए? उनका मानना है कि इस स्थान का आध्यात्मिक महत्व है ना। और इसमें मान लीजिए जो भी उनके अपने आस्था है, विचार है। तो इस प्रकार से दर्शन और संस्कृति लोगों को प्रेरित करने में, उनके जीवन शैली को प्रभावित करने में, उनके विचारों को, उस पर आधारित संस्थान संगठन स्थापित करने में, समसामयिक विषयों के ऊपर परिवर्तन लाने में और समाज में निरंतर प्रगति का कारक दर्शन होता है। तो ऐसे आपको दर्शन और संस्कृति आपस में सकारात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़ते हैं। ये बात समझ पा रहे हैं सभी कैसे जुड़ते हैं? अच्छा, अब क्या इनमें कुछ नकारात्मक संबंध या विरोधाभास भी है दोनों में? क्या दर्शन में और संस्कृति में विरोधाभास भी देखने को मिलता है? कोई विरोधाभास है दोनों में? ऐसा कुछ अगर आपकी समझ में हो तो बताइए, सोचकर बताइए। अभी जो हमने चर्चा में वो संबंध स्थापित करने का प्रयास किया, उसी रास्ते पर क्या दोनों के बीच में कोई गतिरोध भी है, कोई विरोधाभास, मतलब कोई अंतर, कोई टकराव भी है दोनों में? हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये बताइए। हो सकता है। अच्छा, कैसे हो सकता है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि उन संस्कृतियों में, उन समाजों में जहां पर कि खुले विचारों की छूट नहीं है, वैसी संस्कृतियां दार्शनिक विषय को रोकती हैं, दार्शनिक चिंतन को रोकती हैं, प्रश्न पूछने को रोकती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें यह भय होता है और सुरक्षा होती है कि इससे स्थापित व्यवस्था प्रभावित हो जाएगी। तो जो कट्टर संस्कृतियां हैं, है ना, जो रिजिड कल्चर है, जो जहां पर फंडामेंटलिज्म ज्यादा है, जहां पर आपको कट्टरता ज्यादा है, वैसी संस्कृतियों में आपको दर्शन के प्रति एक रेसिस्टेंस देखने को, एक गतिरोध, एक प्रतिरोध देखने को मिलता है। वहां पर आपको प्रश्न पूछने की आजादी सीमित होती है। ऐसे आपको कई संस्कृतियों में, इतिहास में भी हुआ है, वर्तमान में भी हो रहा है ना, कि संस्थाओं के द्वारा, राज्य के द्वारा दबाव या सामाजिक दबाव, लोग प्रश्न ना करें, लोग प्रश्न ना पूछें। तो जहां पर प्रश्न पूछने की आजादी सीमित होती है, वहां पर जिज्ञासा की, जो खोज की जो एक प्रक्रिया है, वो सीमित हो जाती है। क्योंकि पूरे दर्शन का जो मौलिक प्रक्रिया है वो प्रश्न पूछना है ना, प्रश्न पूछना है, आर्गुमेंटेशन है, तर्क वितर्क है। तो वैसे कट्टर संस्कृतियों में जहां पर की सहिष्णुता का अभाव है, जहां पर की टॉलरेंस का अभाव है, वैसी संस्कृतियां दार्शनिक विचार पद्धतियों को, और जो दार्शनिक हैं उनको दंडित भी करती हैं, उनको रोकती हैं। कल मैंने शायद सुकरात का उदाहरण आपको दिया था, सुकरात के विषय में, प्राचीन यूनान में उनको किस प्रकार से जहर देकर मारा गया, है ना, दंडित किया गया। तो वो कोई अकेले उदाहरण नहीं है। इटली में आपको अगर देखेंगे मध्यकाल 1500, जो आपको 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी में, तो गियार्डानो ब्रूनो नाम के एक दार्शनिक थे, ब्रूनो, BRUNO, ब्रूनो नाम के दार्शनिक थे। उनकी हत्या केवल इसलिए कर दी गई क्योंकि वो नहीं मानते थे कि ये जो सृष्टि है, बाइबल में, क्रिश्चियनिटी में कहा गया है कि पूरी जो पृथ्वी है वो पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है। ये उनके अपने कॉस्मोलॉजिकल आइडिया थे। ब्रूनो ने कहा कि नहीं, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है और ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, ब्रह्मांड अनंत है। ब्रूनो ने 15वीं शताब्दी में ये बात कही कि ब्रह्मांड जो है वो अनंत है और एक संसार नहीं है, अनंत संसार है। अब उस समय लोगों को यह बात बहुत ही क्रांतिकारी लगी। उन्होंने कहा कि तो हमारे धर्म के विचारों के विपरीत बात कर रहा है व्यक्ति, उसकी हत्या कर दी गई। उसी तरीके से आप देखते हैं इराक में मंसूर अल हल्लाज, उन्होंने अनलहक की बात की, उनको जला के मार दिया गया, टिग्रिस नदी में फेंक दिया गया। उन्होंने अनलहक कहा, बोला मैं ही खुदा हूं। अब ये बात आपको इस्लाम के जो केंद्रीय सिद्धांत है, अब इसको ब्लास्फेमी, इस निंदा माना गया। कहा कि कोई व्यक्ति कैसे खुदा की जो है इसको चुनौती दे सकता है। लेकिन यदि आप उसका आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य देखें, उन्होंने कहा कि व्यक्ति में और उस रचयिता में कोई अंतर नहीं है, एक स्पिरिचुअल यूनियन है, एक आध्यात्मिक एकता है, मनुष्य और ईश्वर एक है।
इसलिए मैं ही सत्य हूं। और इस्लाम में जो अल्लाह के 99 नाम दिए गए हैं उसमें एक अल हक है, ट्रुथ, अल हक, तो उनको मार दिया गया। उसी प्रकार से आप देखते हैं, हमने बात की गैलीलियो की, गैलीलियो ने जब क्रिश्चियनिटी के विचारों का खंडन किया, तो जहां पर संस्कृतियों में इस प्रकार की रिजिडिटी होगी। अच्छा, भारतीय इतिहास में क्या हम ऐसे उदाहरण देखते हैं जहां पर कि दार्शनिकों को उनके विचारों के लिए हत्या कर दिया गया हो, चिंतकों को उनके विचारों के लिए मार दिया गया हो? तो जिन संस्कृतियों में सहिष्णुता रही है उन संस्कृतियों का हमेशा विस्तार हुआ है। इसीलिए भारतीय दर्शन आपको बहुत समृद्ध दिखता है, क्योंकि यहाँ विचारों की बहुलता है। इस प्रकार से हिंसा से विचारों को रोकने का प्रयास यहाँ नहीं किया गया। ये भारतीय दर्शन में एक आधुनिक परिपाठी है, ये एक आधुनिक मतलब कि इधर आप ध्यान दीजिए सामने, ध्यान दीजिए थोड़ा, है ना। तो ये आपको आधुनिक जो है वो भारतीय समाज की एक लक्षण है। प्राचीन भारत में इस प्रकार का कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलता जो आपको मध्य एशिया में देखने को मिलता है या यूरोप में देखने को मिलता है। मैंने उदाहरण के माध्यम से आपको बताया, इटली में, इजिप्ट, इराक में, लेकिन अच्छा उसके भी पहले यूनान में सुकरात और भी कई सारे लोग हुए जो प्रमुख उदाहरण है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। भारत में ये चीज आपको दिखती है महात्मा गांधी की हत्या से। महात्मा गांधी एक दार्शनिक थे, इतने बड़े, उनका बहुत बड़ा दर्शन है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, माने कोई जीवन का एक ऐसा क्षेत्र है ही नहीं जिसे गांधी ने अपने विचारों से प्रभावित न किया हो। चाहे वो स्त्री पुरुष संबंध हो, चाहे वो पंचायती राज हो, शासन व्यवस्था हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे नीति हो, सबको। तो उनकी जो हत्या थी ये आधुनिक भारत में पहली परिपाटी बनी कि विचारों को हिंसा से रोकने का प्रयास। उनके पहले आपको दयानंद सरस्वती के ऊपर कई बार इस प्रकार से हमले हुए। वो सनातन धर्म में जो आपको मूर्ति पूजा का विचार है उसका खंडन करते थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे दयानंद सरस्वती। आपने नाम सुना होगा दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के संस्थापक। तो जो समाज में ऐसी एक कट्टरता की स्थिति पैदा होगी वो दर्शन और दार्शनिकों के लिए चुनौती पैदा करेगा, यहां तक कि उनको अपनी जीवन से हाथ धोना पड़ सकता है। तो ये दोनों के बीच में एक नकारात्मक एक संबंध है, समझ पा रहे हैं। लेकिन जहां पर कट्टर विचारों का आपको प्रभाव ज्यादा होगा, तो जैसे ही संस्कृति में सहिष्णुता बढ़ेगी दर्शन के लिए ज्यादा स्कोप होगा। जहां सहिष्णुता घटेगी, कट्टरता बढ़ेगी, वहां दर्शन के लिए जो स्कोप है सीमित होता जाएगा। ठीक है, अच्छा और क्या है, और मुझे कुछ बताइए किस प्रकार से दोनों में क्या नकारात्मक संबंध आप देखते हैं? क्या दर्शन कभी कभी विभाजनकारी हो सकता है? क्या दर्शन ऐसा हो सकता है जो समाज में हिंसा फैलाए? क्या दर्शन ऐसा हो सकता है जो समाज में नकारात्मकता, भेदभाव, इन चीजों को बढ़ावा दे? क्या ऐसे दर्शन हो सकते हैं? ऐसा दर्शन नहीं हो सकता। क्या कोई व्यक्ति बुराई को, हिंसा को तर्क के आधार पर उसका प्रचार प्रसार नहीं कर सकता? कर सकता है ना। उसको भी वो बौद्धिकता से और तार्किकता से यदि वो जस्टिफाई करने लगे तो वो चीज फिर बढ़ने लगेगी। तो जो रेडिकल फिलॉसफी है, रेडिकल फिलॉसफी उदाहरण के लिए आप बात करिए जैसे कि वामपंथी चरमपंथ है, वामपंथी उग्रवाद है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, एक आइडिया है ना, एक फिलॉसफी है। लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स जो राजनीतिक विचारधारा है, या अल्ट्रा राइट विंग जो पॉलिटिक्स है, मतलब जो धूर चरमपंथी राजनीतिक दर्शन है, क्या उससे समाज विभाजित नहीं होता? क्या उससे संस्कृतियों का हास नहीं होता? क्या उससे शांति व्यवस्था प्रभावित नहीं होती? होती है ना। तो कई ऐसे विचार हो सकते हैं या विचारों की एक व्यवस्था हो सकती है जिससे कि लोक संस्कृति कमजोर होती है, लोगों के बीच में भेदभाव, हिंसा, अराजकता, नक्सलवाद, बिल्कुल जो वामपंथी राजनीतिक दर्शन है ना, जो वामपंथी जो आपको लेफ्ट विंग जो एक्सट्रीमिज्म है, वामपंथी चरमपंथ है, पूरा लेफ्टिस्ट फिलॉसफी नहीं मैं कह रहा हूं। राजनीति में आपको दक्षिण पंथ और वामपंथ दोनों चीजें हैं, लेकिन जहां पर चरमपंथ आ जाता है, जहां पर उग्रवाद आ जाता है ना, तो वामपंथी उग्रवाद या दक्षिणपंथी उग्रवाद ये एक राजनीतिक दर्शन के रूप में समाज के लिए, संस्कृति के लिए एक खतरा है ना। हम देख रहे हैं कि भाई छत्तीसगढ़ जैसे राज्य, झारखंड, बिहार, है ना, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तो वामपंथी उग्रवाद के कारण कितनी क्षति हुई? क्या उससे लोक संस्कृति का हास नहीं हुआ? हुआ। कितना ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा? तो कहने का मतलब है कि अगर दार्शनिक विचार अपने आप में तर्कों का सहारा, तर्कों के आड़ में समाज में हिंसा फैलाएं, समाज में कट्टरता और उग्रवाद फैलाएं, लोगों के बीच में भेदभाव को बढ़ावा दें, तब फिर वैसा उग्रवादी चिंतन संस्कृति के लिए सीधे खतरा हो सकता है।
ठीक है। तो दर्शन अपने आप में इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है, तर्कों का, बौद्धिकता का दुरुपयोग हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो कई ऐसे भी विचारक हैं जिन्होंने कि लोगों को बांटने का काम किया। हिटलर के जो विचार थे कि जो आर्यंस हैं वो आपको नस्ली रूप से सबसे सुपीरियर है, नस्ली रूप से, है ना, यानी कि रेशियली सबसे सुपीरियर है, सबसे उन्नत मतलब कि नस्ल के मनुष्य हैं। अब इस प्रकार के जो विचार, उसके पहले उसने और कई सारी थियरीज दी। तो अभी भी जो वर्तमान में जो व्हाइट सुप्रेमेसिस्ट थियरिस्ट हैं, आपको व्हाइट सुप्रेमेसी मतलब श्वेतों की जो सर्वोच्चता को मानते हैं, है ना, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में, तो ऐसे जो राजनीतिक चिंतन है उससे क्या होता है, समाज में हिंसा बढ़ती कि नहीं बढ़ती? सामाजिक संस्थाओं में फिर फर्दर आपको टूट फूट होता है, लोगों के बीच भेदभाव बढ़ता है, लोगों को टारगेटेड करके उनको अटैक किया जाता है, हमले किए जाते हैं, तो इससे संस्कृति कमजोर होती है। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, और क्या दोनों के बीच में टकराव हो सकता है, दर्शन और संस्कृति के बीच में? दर्शन और संस्कृति के बीच में और क्या टकराव हो सकता है, गतिरोध हो सकता है, इसको थोड़ा अपनी समझ से बताइए, कुछ सोच पाइए। ये सभी चीजें बहुत सामान्य समझ की बातें हैं कि क्या दोनों के बीच में टकराव हो सकता है। यदि हम मान लीजिए उदाहरण के लिए बात करें कि संस्कृतियां हैं, तो संस्कृतियों का आपस में भी तो इंटरेक्शन होता है, कल्चर भी तो एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है या नहीं करता है? जैसे पुरानी पीढ़ी की जो संस्कृति रही वो नई पीढ़ी की संस्कृति से टकराती है ना, हमारे मानदंड, हमारे विचार अलग हैं, उनके थोड़े अलग होते हैं, तो उसमें एक टकराव पैदा हो जाता है ना। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के भी बीच में जो वैचारिक भिन्नता है उसके कारण टकराव संभव है। एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के बीच में भी टकराव संभव है। क्या भारतीय संस्कृति को, कई ऐसे लोग हैं ये नहीं मानते कि पाश्चात्य संस्कृति वेस्टर्न कल्चर से सीधा खतरा है, ये हमारी पारिवारिक सामाजिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर सकता है, तोड़ सकता है, ऐसे विचार है ना, कि जो पाश्चात्य संस्कृति है, रहन सहन है, बोली भाषा है, जो संबंधों का आधार है, वो शुद्ध आपको प्रोफेशनल है, व्यावसायिक है ना, उसमें कोई मानवीय पक्ष नहीं है। तो भारतीय संस्कृति, पहनावा ओढ़ावा, हम कहते हैं कि हम कई बार पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं। तो संस्कृतियां जब आपस में मिलती हैं तो वैचारिक टकराव पैदा होता है। बात आ रही समझ में? संस्कृतियों के आपस में मिलने से वैचारिक टकराव पैदा होता है, जिससे कि आपको दार्शनिक मतभेद पैदा हो सकते हैं, लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है, और वैसे विचारों के टकराने से, दर्शन के टकराने से, अब जैसे पूंजीवाद का आर्थिक दर्शन है, इकोनॉमिक फिलॉसफी है कैपिटलिज्म की, और ठीक उसी के समानांतर आपको आर्थिक दर्शन है समाजवाद का, है ना। तो अब इन दोनों संस्कृतियों के बीच में जब टकराव होता है तो उससे हिंसा भी होती है ना। तो संस्कृतियों के मिलने से कई बार दार्शनिक जो व्यवस्थाएं हैं वो आपस में संघर्ष भी उनमें हो सकता है, दार्शनिक व्यवस्थाओं में आपस में संघर्ष हो सकता है। ये बात समझ पा रहे हैं, है ना? अच्छा, और क्या है अगर हम दोनों के बीच में टकराव की बात करें, दर्शन और संस्कृति? प्रगतिशील जो दर्शन है, प्रगतिशील दर्शन की स्वीकार्यता हमेशा बहुत धीरे धीरे होती है। जो प्रगतिशील दर्शन है उसकी स्वीकार्यता किसी भी संस्कृति में, समाज में बहुत तेजी से होती है या धीरे धीरे होती है? उसकी स्वीकार्यता को लेकर एक रिजिडिटी होता है। तो किसी भी संस्कृति में, चूंकि वो काफी समय से चलती आ रही है, तो किसी भी संस्कृति में अगर कोई प्रगतिशील बात कर रहा हो, कोई प्रगतिशील दर्शन की बात कर रहा हो, तो उसमें स्वीकार्यता बहुत धीरे होती है, वो जड़ता होती है संस्कृति में। संस्कृति अपने आप में बहुत ज्यादा परिवर्तनशील अपने आप में नहीं है, उसमें कोई बदलाव लाना है तो उसमें आपको बहुत प्रयास करने होते हैं। कोई भी सुधारक है, कोई भी दार्शनिक है, कोई भी चिंतक है, तो किसी भी सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए बहुत आसानी से तो नहीं होता, है ना। तो जो संस्कृतियां होती हैं उनका स्वभाव ऐसा है कि वो स्वभाव से ही मूलतः जड़ हैं, तो कोई भी सुधार करने में बहुत ज्यादा समय लगता है। तो प्रगतिशील विचारों की या दर्शन की जो स्वीकार्यता है संस्कृतियों में, वो काफी धीरे धीरे कठिन होती है। तो इस प्रकार से दोनों कई स्तरों पर भिन्न हमें देखने को मिलते हैं। ये बात समझ में आई? सभी को समझ में आई? ठीक है, तो इसको हम लोग नोट्स में बिंदुवार तरीके से लिख लेंगे। और जब मान लीजिए कि आपको लॉन्ग आंसर्स लिखने हो, जब छोटे छोटे आंसर्स लिखने हो तो उसमें स्कोप कम होता है, लेकिन जब लॉन्ग आंसर्स लिखने हो तो उसमें आप उदाहरण 4-5 शब्दों में, सांकेतिक ही सही, मतलब संकेत कर दीजिए उदाहरण का, केवल उतना ही। जैसे आपने बात की
राजा राम मोहन रॉय सती प्रथा। केवल यदि आपने इतना भी लिख दिया 60 शब्द के प्रश्न में तो इतना एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आप उदाहरणों के माध्यम से भी जोड़ पा रहे हैं। या हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सबरीमाला निर्णय 2018, अगर ब्रैकेट में ये भी आपने लिख दिया तो एक विषय का अध्ययन दूसरे विषय में लाइए, वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अपने उत्तर में लाइए। ये मत सोचिए कि दर्शन है तो हम इसमें केसेस रेफर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, है ना। अभी आगे जब हम लोग एथिक्स में आएंगे, आपको आपकी जो ये फिलॉसफी की जो सिलेबस है इसमें आपको लास्ट के जो 4-5 पॉइंट्स हैं वो एथिक्स से रिलेटेड है, तो उसमें हम सरकारी रिपोर्टों को कोट कर सकते हैं अगर शब्द सीमा ज्यादा है तो इस प्रकार का स्वभाव अपने उत्तर में, प्रवृत्ति अपने उत्तर लेखन में लेकर आना है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो उससे आपका उत्तर मतलब अन्यों के उत्तर से बेहतर बन पाएगा। अच्छा, अब हम लोग एक चर्चा कर लेंगे दर्शन शास्त्र की क्या क्या शाखाएं हैं, फिर नोट्स लिख लेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने बात किया कि दर्शन का स्वरूप क्या है, दर्शन क्या है ना, और इसका धर्म से, संस्कृति से क्या संबंध है। अब हम लोग जो बात करेंगे वो दर्शन शास्त्र की शाखाओं के विषय में बात करेंगे। तो दर्शन शास्त्र की कितनी शाखाएं हैं? 4 शाखाएं हैं। कौन कौन सी हैं? हाँ हाँ, नीति शास्त्र और तर्क शास्त्र। तो 5वां कहाँ गया? समाज शास्त्र, सोशियोलॉजी, है ना। तो दर्शन शास्त्र की कितनी शाखाएं हैं? हाँ, नहीं, अच्छा है आपने 4 शाखाएं सही सही आपने बता दी। तो कितनी शाखाएं हैं? 5 शाखाएं, है ना, 5 शाखाएं हैं दर्शन शास्त्र की। अच्छा, कौन कौन सी हैं? आपने कहा तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और तर्क शास्त्र, नीति शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र, एस्थेटिक्स, सौंदर्य शास्त्र। तो 5 शाखाएं दर्शन की हैं। तत्व मीमांसा है, ज्ञान मीमांसा है ना, तत्व मीमांसा है, तत्व मीमांसा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स बोलते हैं, है ना। तत्व मीमांसा को हम इंग्लिश में मेटाफिजिक्स बोलते हैं, मेटाफिजिक्स। दूसरा क्या है? ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोई आइडिया? एपिस्टेमोलॉजी। आप इसको केवल लिख लीजिए, शब्द ये कठिन लग रहे हैं बहुत आसान, इसमें है कुछ नहीं, एपिस्टेमोलॉजी। तीसरा जो आपने कहा वो है तर्कशास्त्र, तर्कशास्त्र। तर्कशास्त्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लॉजिक, लॉजिक। उसके बाद आपने कहा नीति शास्त्र, नीति शास्त्र। नीति शास्त्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एथिक्स, गुड, एथिक्स बोलते हैं, एथिक्स। उसके बाद जो 5वां हमारा दर्शन शास्त्र की शाखा जो 5वीं है वो कौन सी है? सौंदर्य शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र। तो सौंदर्य शास्त्र को इंग्लिश में एस्थेटिक्स बोलते हैं, एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स। आपने ये शब्द सुना है एस्थेटिक्स, है ना। तो एस्थेटिक्स हम बोलते हैं किसी स्थान का एस्थेटिक्स बेहतर है, किसी, है ना, किसी बिल्डिंग का एस्थेटिक्स बेहतर है। तो एस्थेटिक्स जो है उसका संबंध आपको किससे होता है? वो दर्शन की एक शाखा है ना। तो 5 आपको शाखाएं हैं दर्शन की, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र। अब इन सभी को हम लोग थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे क्योंकि आगे जो हमारी पूरी चर्चा होगी आगे, तो इन शब्दों की कई बार आपको रिपीटिशन देखने को मिलेगा, कई बार मैं इन शब्दों का उपयोग करूंगा। तो जैसे इन शब्दों का उपयोग करूं आपके दिमाग में उसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए। दर्शन शास्त्र कठिन उन लोगों को लगता है जिनको कि इसके टर्म्स क्लियर नहीं है। अगर टर्म्स क्लियर हो जाएं तो कुछ इस विषय में है नहीं। तो अब हम लोग शुरू करते हैं कि इसकी शाखाएं क्या क्या हैं, कैसे कैसे हैं। सबसे पहले मुझे बताइए कि आपको अपने जीवन के विषय में जो सबसे मौलिक प्रश्न जीवन के विषय में उत्पन्न होते हैं वो क्या है? कैसे प्रश्न अपने जीवन को लेकर उत्पन्न होते हैं? अपने मन में प्रश्न उत्पन्न होते हैं, कैसे प्रश्न उत्पन्न होते हैं बताइए। थोड़ा वाद संवाद करेंगे तो इससे आपका जो है आइडिया वो ज्यादा क्लियर होगा। किसी प्रकार का हिचक कक्षा में मत रखिए, है ना। तो कैसे प्रश्न उत्पन्न होते हैं अपने दिमाग में? मैं कौन हूं, सबसे मौलिक प्रश्न है कि भाई मैं कौन हूं, सब कुछ ठीक है ना। कि मान लीजिए मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, किसी तीसरे लिंग का व्यक्ति हूं, मैं किसी एक देश का हो सकता हूं, मैं किसी एक राज्य का, किसी एक परिवार से संबंधित, माता पिता, ये सभी हमारे पहचान है। बस इन सबके मूलतः
मैं हूं कौन? ये सबसे मौलिक प्रश्न है। और सभी लोग क्या हैं, ये संसार क्या है, ये सृष्टि क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है, कहां तक है? ऐसे प्रश्न मन में आते हैं कि नहीं आते हैं? कि इसके परे क्या होगा? सभी के मन में आते हैं। ये अलग बात है कि हम उसको उसके निष्कर्ष तक नहीं ले जाते, बीच में ही छोड़ देते हैं। जो थोड़ा बहुत, चाहे हमें धर्म के द्वारा प्रदान उत्तर हो गया, चाहे इतना बाबा लोग मार्केट में घूम रहा है, वो सब कुछ है ना, तो कहीं से भी जो रेडीमेड आंसर से हमें मिल गए, हम संतुष्ट हो जाते हैं, है ना। तो यथार्थ का अध्ययन करना तत्व मीमांसा है। किसका अध्ययन करना? रियलिटी का। रियलिटी का, कि सत्य क्या है, क्या सत्य है, क्या मैं सत्य हूं? मैं तो कुछ साल पहले नहीं था, कुछ दशक पहले नहीं था, कुछ दशक बाद, कुछ वर्षों बाद हो सकता है जीवन ना रहे। कोई व्यक्ति आज है कल नहीं है, कोई पेड़ आज है कल नहीं है, मौसम आज है कल नहीं है। तारे आपको रात में हमेशा क्या एक ही स्थिति में दिखते हैं? नहीं दिखते, परिवर्तनशील, हर कुछ परिवर्तनशील है। तो यदि संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है तो फिर सत्य क्या है, यथार्थ क्या है? यथार्थ का मतलब रियलिटी। रियलिटी कि कौन सा तत्व है जो कि अंतिम यथार्थ है, अल्टीमेट रियलिटी। इन सब चीजों के पीछे, इन सब अस्तित्व के पीछे जो अंतिम यथार्थ है वो क्या है? क्या है भी या नहीं है? उसकी क्या प्रकृति है? कैसा हो सकता है? इन सभी की विस्तृत व्याख्या और विश्लेषण करना ही तत्व मीमांसा है। तत्व की खोज, तत्व की खोज। यथार्थ क्या है, रियलिटी क्या है, अस्तित्व क्या है, संसार क्या है, वो तत्व क्या है जिससे कि ये सभी बने हैं, बने हैं। इसी खोज को, इसी अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तत्व मीमांसा कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? एकदम क्लियर है? इसको इंग्लिश में थियरी ऑफ रियलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थियरी ऑफ रियलिटी। मेटाफिजिक्स क्या है? यथार्थ का अध्ययन। थियरी ऑफ रियलिटी यथार्थ का अध्ययन है, यथार्थ की व्याख्या है, यथार्थ का अन्वेषण है, यथार्थ को जानने का विषय है। तो ये दर्शन की वो शाखा जिसमें हम तत्व को, सत्य को, यथार्थ को जानने का प्रयास करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, उसको ही हम तत्व मीमांसा बोलते हैं। मीमांसा का अर्थ क्या होता है? मीमांसा तत्व नहीं, मीमांसा का अर्थ क्या होता है? जानने की क्रिया, व्याख्या, किसी चीज की व्याख्या करना, किसी चीज का विश्लेषण करना, किसी चीज को विस्तार से परीक्षण करना, किसी चीज का निरीक्षण करना, समझ रहे? किसी चीज को एग्जामिन करना, इंक्वायर करना, इन्वेस्टिगेट करना, एनालाइज करना, उसी को हम मीमांसा कहते हैं। तो तत्व की व्याख्या, तत्व का विश्लेषण, तत्व की मीमांसा ही तत्व मीमांसा है। समझ पा रहे हैं सभी? एकदम स्पष्ट है? क्योंकि इन शब्दों का उपयोग बहुत फ्रीक्वेंटली आने वाली क्लासेस में होगा, तो ये टर्म्स एकदम क्लियर रखिए। किसी को कोई भी डाउट हो तब तक पूछिए जब तक आपको पूरा समझ में ना आ जाए। ठीक है? सभी को समझ में आ गया तत्व में? अच्छा, अब दूसरी चीज है, फिर उसी प्रकार से ज्ञान मीमांसा क्या होगा? स्पष्ट है शब्द से ही। ज्ञान की व्याख्या करना, ज्ञान का परीक्षण करना, ज्ञान का अन्वेषण करना, ज्ञान के विषय में आलोचनात्मक अध्ययन करना, वो क्या है? ज्ञान मीमांसा। अब हम यहां पर क्या पढ़ते हैं ज्ञान मीमांसा में? एपिस्टेमोलॉजी में। अच्छा, मैं इसका इंग्लिश भी साथ साथ बता दूं। अब जैसे फिजिक्स है, तो फिजिक्स का संबंध किससे है? फिजिक्स का संबंध रियलिटी से है, वस्तुओं से है, उनके ऊपर लग रहे बल से है ना। अच्छा, और मेटा का अर्थ, मेटा एक यूनानी शब्द है, मेटा का अर्थ होता है परे। तो फिजिक्स का संबंध संसार से है, तो ये कह रहा है मेटाफिजिक्स की संसार से परे क्या है, इससे परे क्या सत्य है, उसका अध्ययन करना मेटाफिजिक्स है। ठीक है? फिजिक्स में हम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट का अध्ययन करते हैं ना। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, उनके बीच में क्या फोर्सेस हैं, क्या प्रभाव डाल रहे हैं एक दूसरे पर, लेकिन उनके पीछे का कारण क्या है? क्या उनके पीछे कोई सिद्धांत काम कर रहा है? क्योंकि ये सब तो परिवर्तनशील अपीयर होते। फिजिक्स के प्रिंसिपल, मुंह मत लीजिए पेन। तो फिजिक्स के ये सब प्लास्टिक है ना, ये सभी क्या है? प्लास्टिक है। इसमें माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं, हम हर तरफ प्लास्टिक से घिरे हुए हैं, तो उसको और मुंह में लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा एक क्या है कि हम जैसे अब सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, राज्य की हो या मान, तो एक हमें अपने अंदर भी उन स्वभाव को विकसित करना है ना, जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज कही जाती हैं, कि हम कैसे अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, इन चीजों का ध्यान रखना। तो कहने का मतलब ये है कि फिजिक्स है, तो फिजिक्स के सिद्धांत क्या हर जगह एक समान तरीके से लागू होते हैं? क्या फिजिक्स के सिद्धांत हर एक समान तरीके से हर जगह लागू होते हैं? नहीं होते ना। तो उसके पीछे का सिद्धांत क्या है, उससे परे क्या है, इसको जानना मेटाफिजिक्स है। बियॉन्ड फिजिक्स क्या है, उस रियलिटी को जानना। ठीक है? तत्व मीमांसा। नाउ एपिस्टेमोलॉजी।
ये किससे बना है? यूनानी शब्द एपिस्टेमे से बना है, एपिस्टेमे, है ना? किससे बना है? यूनानी शब्द ग्रीक लेटर है एपिस्टेमे, और इस एपिस्टेमे का अर्थ होता है नॉलेज या ज्ञान। तो एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमे का मतलब नॉलेज, ज्ञान, एपिस्टेमोलॉजी मतलब ज्ञान का अध्ययन, ज्ञान का सिद्धांत। तो अब देखिए यहाँ पर जो विशेष बात है कि आप अन्य विषयों में क्या करते हैं? ज्ञान अर्जित करते हैं। जैसे गणित पढ़े तो गणित का ज्ञान अर्जित किया, आपने भूगोल पढ़ा तो भूगोल का ज्ञान अर्जित किया, आपने अर्थव्यवस्था पढ़ी तो बाजार का ज्ञान अर्जित किया, ठीक है? लेकिन दर्शन में हम ज्ञान की ही व्याख्या करते हैं कि ज्ञान है क्या, क्या ज्ञान संभव है, हम किसे सही ज्ञान कहेंगे, किसे गलत ज्ञान कहेंगे, वैध ज्ञान, अवैध ज्ञान क्या होता है, ज्ञान की परिभाषा क्या होगी, ज्ञान तक पहुंचा कैसे जाए। मतलब जहां हम ज्ञान की ही व्याख्या कर रहे हैं। जैसे हम किसी एक विषय में जानते हैं, उदाहरण के लिए राजनीति शास्त्र, तो उसके सिद्धांत हम जानते हैं कि भाई उसके ये सिद्धांत हैं, उसमें ये प्रभाव होते हैं, ये प्रक्रियाएं होती हैं। पॉलिटिकल साइंस में ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं। लेकिन दर्शन में हम जानने को ही जानते हैं। बात आ रही समझ में? दर्शन में हम जानने को ही जानते। जानना क्या है? किस चीज को जाना जा सकता है? ज्ञान क्या है? कैसे पहुंच सकते हैं ज्ञान तक? सही तरीका क्या है, गलत तरीका क्या है, ज्ञान के प्रकार क्या है? बात आ रही समझ में? तो जहां हम ज्ञान की ही व्याख्या करते हैं, ज्ञान का ही अध्ययन एक विषय के रूप में करते हैं, वो दर्शन शास्त्र की दूसरी शाखा है ज्ञान मीमांसा। समझ पा रहे हैं? कोई डाउट? ज्ञान के ही विषय में प्रश्न करना, ज्ञान के ही विषय में जिज्ञासा करना, उसी का अध्ययन करना ज्ञान मीमांसा है। ठीक है? आपसे कोई ये पूछ सकता है ना कि अच्छा चलो बताओ ये किस चीज का बना हुआ वस्तु है, आप जानते हो? तो आप कह दोगे धातु का बना हुआ है, मेटल का बना हुआ। तो आपसे बोलेगा फिर अच्छा ये तो जानते हो कि धातु का बना है, पर जानना किसे कहते हैं? जानना क्या होता है? तुम कैसे जानते हो कि तुम जानते हो? पूछा जा सकता है ना, कैसे जानते हो कि तुम जानते हो? तो जब आप इन विषयों पर प्रश्न करने लगे तो वो दर्शन का विषय है। ज्ञान ही क्या है? कोई कैसे मान ले कि आपको, आपके पास जो है वो ज्ञान है? आप कैसे सिद्ध करेंगे कि आपके पास जो है वो ज्ञान है? हा? तो बहुत ज्ञानी लोग घूम रहे हैं पर उनको ज्ञान क्या है ये नहीं पता हो सकता है। ठीक है? तो उसका जब हम अध्ययन करते हैं तो वो ज्ञान मीमांसा एकदम स्पष्ट है, क्योंकि आपको लॉक की ज्ञान मीमांसा पूरी पढ़नी है। इसीलिए आपको इन शब्दों का अर्थ बहुत स्पष्ट तरीके से पता होना चाहिए, नहीं तो आपको वहां पर दिक्कत होगी कि भाई ये एपिस्टेमोलॉजी क्या चीज है अपने आप में। कई बार आपको जो शॉर्ट फॉर्मेट क्वेश्चंस हैं उसमें सीधे इनका परिभाषा पूछा जाता है कि तत्व मीमांसा को परिभाषित कीजिए, ज्ञान मीमांसा को परिभाषित कीजिए, तर्कशास्त्र को परिभाषित कीजिए। ठीक है? तो दो दो लाइन के जो आपके आंसर्स होते हैं। अब तीसरा तर्कशास्त्र, उसी प्रकार से अब आप बता पाएंगे तर्कशास्त्र क्या है? उत्तर देना किसी चीज का, तार्किक उत्तर देना, तार्किक उत्तर देना तर्कशास्त्र है। शास्त्र मतलब अध्ययन, विषय है ना, मीमांसा मतलब उसकी व्याख्या, शास्त्र मतलब विषय है ना। तो तर्क का विषय तर्कशास्त्र, जीव विज्ञान, जीवों से संबंधित विषय जीव विज्ञान, भौतिकी जो संसार है उससे संबंधित विषय भौतिक शास्त्र। ठीक है? रसायन, वस्तुओं के रासायनिक प्रक्रियाओं से प्रकृति से संबंधित विषय रसायन शास्त्र। तो तर्कशास्त्र मतलब तर्क की व्याख्या करना, तर्क का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना। अन्य विषयों में आप तर्क करते हैं, दर्शन में आप तर्क के ही तर्क करते हैं, तर्क का ही अध्ययन करते हैं। तर्क है क्या? तर्क करना किसे कहेंगे? तर्क करने की सही तरीके क्या है? तर्क करने के सही स्टेप्स क्या हैं? किन चरण को हम फॉलो करके आर्गुमेंट कर सकते हैं? तो लॉजिकल रीजनिंग की, क्योंकि पूरा दर्शन किस पर स्थापित है? लॉजिकल रीजनिंग पर, तार्किक चिंतन पर। तो तार्किक चिंतन की सही प्रक्रिया क्या है? किन स्टेप्स को फॉलो करके हम करेक्ट रीजनिंग कर सकते हैं? लॉजिक किसे कहते हैं? लॉजिकल आर्गुमेंटेशन, तार्किक चिंतन किसे कहते हैं? जब आप इसकी व्याख्या करने लगे, इसका जब आप विस्तार से अध्ययन और विश्लेषण करने लगे, इधर ध्यान दीजिए, तो उसको क्या कहेंगे? लॉजिक कहेंगे, तर्क शास्त्र कहेंगे। और आपको पश्चिम में इसके ऊपर बहुत काम हुआ। अरस्तु को फादर ऑफ लॉजिक कहा जाता है। ये लोग साधारण लोग नहीं थे, आप जिन लोगों के विषय में पढ़ेंगे। ये जो दार्शनिक हैं, मैं आपको बताऊं, पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में, अलग अलग आपको संस्कृतियों में, किसी भी स्थान के हों, मनुष्यता में, मनुष्यता के सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति हैं ये लोग, है ना। तो ये जो दार्शनिक हैं, ये बेस्ट ऑफ ह्यूमन काइंड, बेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब मनुष्यता ने इनसे बेहतर लोग पैदा नहीं किए। आप उन लोगों के विषय में पढ़ेंगे तो अरस्तु जैसे लोग जिन्होंने कि पूरा ज्ञान का आधार दिया, प्लेटो जैसे लोग, शंकराचार्य आध्यात्मिक चिंतन,
आधुनिक आप आ जाए तो अरविंद हैं, गांधी हैं, है ना, मार्क्स हैं, ऐसे लोग। आप उनके विचारों से कितने सहमत हो असहमत हो अलग विषय है, पर इन लोगों ने मनुष्यों को सोचने के तरीके बताए, सोचने की दिशा दी, हमारे विचार और जो हमारी अपनी चिंतन है उसको प्रभावित किया। ठीक है, तो अब अरस्तु ने लॉजिक पर बहुत काम किया, तर्कशास्त्र पर बहुत काम किया, मेटाफिजिक्स पर बहुत काम किया। अच्छा, उसके बाद पांचवा, ये समझ गए तर्कशास्त्र क्या है? तर्क, तर्क का अध्ययन, तर्क करने की सही रीतियों का परीक्षण, सही तर्क क्या है, गलत तर्क क्या, सब लिखवा दूंगा, चिंता मत करिए, समझिए। तो तर्क शास्त्र है। नीति शास्त्र क्या है? एथिक्स। एथिक्स, व्हाट इज एथिक्स? नीति शास्त्र क्या है? शास्त्र मतलब विषय, किसी चीज का अध्ययन। किस चीज का अध्ययन हो रहा है यहाँ पर? नीतियों का, नैतिकता का, नैतिकता का, है ना, आचार का, कि सही आचार क्या है, गलत आचार क्या है, शुभ क्या है, अशुभ क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। जब आप इन विषयों का तार्किक अध्ययन करते हैं तो वो नीति शास्त्र है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है, कोई संकट में कोई व्यक्ति एक्सीडेंट हो गया, तो उसकी आप मदद करने गए, तो कोई आपसे पूछ सकता है भाई क्यों मदद करने गए? आपने कहा ये अच्छे कर्म है। किसी किसी का भी संकट में मदद करना चाहे, वो व्यक्ति पूछ सकता है क्यों करना चाहिए, क्यों करोगे मदद, कारण बताओ मुझे। अब आप चले गए दर्शन में, बात आ रही समझ में? तो किसे शुभ कर्म कहे? अब वो व्यक्ति कहेगा नहीं, अब तुम्हारे इस कृत्य को अच्छा कर्म क्यों कहा जाए, मुझे बताओ, जो तुमने किया वो अच्छा कैसे है? ठीक, कुछ तो बोलेंगे, तो क्या करेंगे, तर्क देंगे, है ना। जब आप उस क्रिया में आ गए तो वो नीति शास्त्र है। नीति शास्त्र में मनुष्य के आचरण में अच्छे और बुरे का तार्किक अध्ययन किया जाता है, तार्किक अध्ययन किया जाता है कि क्यों अच्छा है, क्यों बुरा है। इमैनुअल कांट का दर्शन, गांधी का दर्शन, है ना, सुकरात का दर्शन प्रमुखतः नीति शास्त्र है। सुकरात का तो पूरा दर्शन नीति शास्त्र, एथिक्स है। गांधी के दर्शन में नीति शास्त्र का बहुत बड़ा आपको उसमें पढ़ना भी है। जो एकादश सिद्धांत है वो आपके सिलेबस में भी है, गांधी जी के एकादश सिद्धांत। अच्छा, हर धर्म का अपना अपना एथिक्स होता है, उनके अपने कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं हर धर्म में, है ना भाई, क्या करना है क्या नहीं करना है, सभी धर्मों में। तो नीति शास्त्र क्या है? मनुष्य के आचरण में अच्छे और बुरे का बौद्धिक तार्किक अध्ययन ही नीति शास्त्र है, शुभ और अशुभ का। तो कोई व्यक्ति जो कि कोई काम करता है, अच्छा करता है, बुरा करता है, उसके पास कारण नहीं हो सकता, बस उसको ये पता है कि हाँ ये ठीक है, ये करना है, ये नहीं करना है। लेकिन जो दार्शनिक है उसको उसकी पूरी तार्किक व्यवस्था होती है, वो काम क्यों करना है। आपने अगर किसी को दुर्घटना से बचाया तो आप कहेंगे कि किसी का जीवन, तो पूछेगा अच्छा काम कैसे है, तो आपका क्या उत्तर होगा? किसी का जीवन बचाना अच्छा काम। बोलेगा जीवन बचाना अच्छा काम कैसे? तो जीवन सबसे बहुमूल्य है। जीवन सबसे बहुमूल्य कैसे है? तो जीवन को आसानी से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। अब व्यक्ति पूछेगा क्यों उत्पन्न नहीं किया जा सकता, तो आप वो बोल सकते हैं कि भाई जीवन अपने आप में एक बहुत कई अरबों करोड़ों साल के बाद आपको धरती पर जीवन प्रकट हुआ है। अगर इतना आसान होता तो इतने अरब करोड़ साल क्यों लगते सृष्टि में जीवन आने में, है ना। तो आप ये तर्क कर रहे हैं एक के बाद दूसरा, ये दर्शन की प्रक्रिया है। बात आ रही समझ में? हाँ, तो ये हो गया क्या? नीति शास्त्र, शुभ अशुभ अच्छे बुरे का मानव आचरण में शुभ अशुभ अच्छे बुरे का तार्किक अध्ययन नीति शास्त्र है। समझ में आ गया? अच्छा, अब सौंदर्य शास्त्र, एस्थेटिक्स, तो ये क्या है? सौंदर्य शास्त्र क्या है? ठीक उसी तरीके से सौंदर्य का अध्ययन करना, सौंदर्य की व्याख्या करना, सौंदर्य का भौतिक सौंदर्य नहीं, शारीरिक सौंदर्य नहीं, वो उसका एक पक्ष है। सौंदर्य का भाव, सौंदर्य का विचार, है ना, द आइडिया ऑफ ब्यूटी। उदाहरण के लिए बात करें, आप किसी पेड़ को देखते हैं तो आप कहते हैं कितना सुंदर पेड़। कोई मनुष्य, मान लीजिए कोई गा रहा है, कोई व्यक्ति कोई गा रहा है, कोई गा रही है, तो आप क्या बोलते हैं? कितना सुंदर संगीत है। कोई कविता कहानी पढ़ ली, बोलते हैं ना कितना सुंदर। तो अब वो कहानी क्या, कोई मतलब वस्तु है जो जो आपको देखने में सुंदर लग गया? वो कविता कोई वस्तु थी जो आपको उसका आकार देखने में सुंदर लग गया? क्या सुंदर लगा आपको? भाव। तो ये जो सुंदरता का बोध है, ये कहाँ से आ रहा है? ये क्या है? ये सुंदरता क्या है? सौंदर्य का विचार कैसे हमारे मन में प्रकट हो रहा है? वो कहाँ से आ रहा है? सौंदर्य किसे कहेंगे, किसको सुंदर कहेंगे, किसको असुंदर कहेंगे, सौंदर्य के प्रकार क्या होंगे, सौंदर्य का प्रभाव क्या होगा। जब आप इन चीजों की व्याख्या करते हैं तो वो दर्शन की पांचवी शाखा सौंदर्य शास्त्र है। सौंदर्य मतलब भौतिक सौंदर्य नहीं, केवल शरीर का सौंदर्य नहीं, आकार का, रूप का सौंदर्य नहीं, जो सौंदर्य भाव है। जैसे आप मान लीजिए किसी व्यक्ति से मिले, मिलकर आपको बहुत अच्छा लगा, भले ही उसका कैसा भी शारीरिक रूप आकार हो, आप कहते हैं कितना सुंदर व्यक्ति, देखो इसके विचार कितने सुंदर है। तो विचारों में सुंदरता का बोध आप में कहां से आया? विचार तो कोई वस्तु नहीं है, कोई आकार नहीं है, आपको कैसे लग गया कि अरे ये इतना सुंदर विचार?
आप कोई स्थान पर गए देखने के लिए, मान लीजिए कोई पर्वत, कोई जंगल, कोई ऐसा रेगिस्तान, आपने कहा अरे कितना सुंदर, प्रकृति कितनी सुंदर है। तो प्रकृति की सुंदरता का बोध, आपने मान कोई भवन देखा, आप कहीं चले गए, ताजमहल देखने चले गए, कोई ऐसी आपने मान लिया कोई ऐसा भवन देखने चले गए, आपने कहा अरे कितना सुंदर है। तो ये जो बोध है सुंदरता का, ये मनुष्य के अंदर जो भाव प्रकट होता है, इसका अध्ययन। सौंदर्य क्या है, प्रकार क्या है, प्रभाव क्या है, कहाँ से उत्पन्न होता है, इसके क्या सिद्धांत हैं, उनके सिद्धांतों का विकास करना, ये सौंदर्य शास्त्र है। समझ पा रहे हैं, है ना। तो केवल भौतिक नहीं, सौंदर्य का जो व्यापक बोध है मनुष्य की चेतना में, उस सौंदर्य की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे सबसे सुंदर क्या होता है, हम कहते हैं भाई जो व्यक्ति अत्यंत दयालु है, उसमें बहुत करुणा है, बहुत सरल व्यक्ति है, तो कहते हैं देखो कितना सुंदर व्यक्ति है, एकदम भोला भाला है, बोलते हैं ना। अच्छा, बच्चा कैसा भी हो, छोटा बच्चा, बोलते हैं देखो कितना सुंदर बच्चा है। तो आप ये जो बोध है सुंदरता का, सौंदर्य का, उसका अध्ययन। इज इट क्लियर सभी को। तो ये शाखाएं हैं आपको दर्शन शास्त्र की। आगे आपको क्लास में इन सब चीजों का बहुत ही इस्तेमाल होगा, इन शब्दों का, इसीलिए इसको बार बार घर जाकर कम से कम 4-4 5-5 बार दोहराइएगा, ठीक है। अब इसको लिख लीजिए। तो नोट्स में हम लोग जितना संभव हो क्लास में लिखेंगे, और नहीं तो सॉफ्ट कॉपी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। पहले उसमें लिखिए, सबसे पहला उसका हेडिंग दर्शन का स्वरूप। सबसे ऊपर हेडिंग दीजिए दर्शन का स्वरूप। दर्शन का स्वरूप, दर्शन का स्वरूप। फिलॉसफी शब्द, फिलॉसफी, फिलॉसफी कैसे लिखें, फिलॉसफी। फिलॉसफी शब्द दो ग्रीक शब्दों फिलॉस और सोफिया से मिलकर बना है। फिलॉसफी शब्द दो ग्रीक शब्दों फिलॉस और सोफिया, फिलोस और सोफिया, दो ग्रीक शब्द यानी यूनानी शब्द फिलॉस और सोफिया से मिलकर बना है। फिलॉस में आप यहां पर एरो देखकर आप लिख लीजिए प्रेम या अनुराग, प्रेम या अनुराग। और सोफिया में आप लिख लीजिए ज्ञान व प्रज्ञा, ज्ञान व प्रज्ञा, ऐसे एरो बनाकर लिख दीजिए। फिलॉस का अर्थ क्या है, प्रेम या अनुराग, सोफिया का अर्थ ज्ञान या प्रज्ञा, ठीक है। उसके नीचे सब पॉइंट में लिखिएगा, जैसे आपने अगर ये लाइन लिखा, उसके नीचे फिर यहां से सब पॉइंट में लिखिएगा नीचे। इसका अर्थ ज्ञान के प्रति अनुराग है, इसका अर्थ ज्ञान के प्रति अनुराग है, ज्ञान के प्रति अनुराग या प्रेम है। इसका अर्थ ज्ञान के प्रति अनुराग या प्रेम है। इसका अर्थ ज्ञान के प्रति अनुराग या प्रेम है। अगला बिंदु लिखिए, यह मनुष्य में स्वयं और, यह मनुष्य में स्वयं और संसार को जानने की, यह मनुष्य में स्वयं और संसार को जानने की, यह मनुष्य में स्वयं और संसार को जानने की एक स्वाभाविक और अनिवार्य, एक स्वाभाविक, आपको जहां किसी शब्द के स्पेलिंग में दिक्कत होगी आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। मनुष्य में स्वयं और संसार को जानने की, नहीं इंग्लिश में, हिंदी में, अच्छा स्पेलिंग तो हिंदी शब्दों की यदि स्पेलिंग में दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा, ये कह रहा हूं। अच्छा तो जानने की एक स्वाभाविक और अनिवार्य, एक स्वाभाविक और अनिवार्य प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह मनुष्य में स्वयं और संसार को जानने की एक स्वाभाविक और अनिवार्य प्रवृत्ति को दर्शाता है, स्वाभाविक और अनिवार्य प्रवृत्ति को दर्शाता है। अब ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि मनुष्य को की जो स्वयं को जानने की प्रवृत्ति है या जो संसार की को जानने की प्रवृत्ति, हम सब में ये प्रवृत्ति होती है कि नहीं होती है,
संसार को जाने, स्वयं को जाने। तो ये प्रवृत्ति कहाँ से आती है? ये स्वभाव से ही आती है या कहीं से किसी ने कहा कि तुम स्वयं को जानो? अपने स्वभाव से, इसलिए कह रहे स्वाभाविक है। क्या ये अनिवार्य है? अनिवार्य मतलब क्या इस चीज को समाप्त किया जा सकता है? क्या मनुष्य के अंदर से ये स्वभाव हटाया जा सकता है? तो जो चीज स्वाभाविक है वो अनिवार्य है। ठीक है, धीरे धीरे अब आपको दर्शन के तत्वों को समझना है। जो किसी का स्वभाव है वो अनिवार्य है। जैसे कि अग्नि, आग, आग का स्वभाव क्या? जलाना। क्या आग से आप उसके जलाने की शक्ति को हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते। तो वो अनिवार्यतः, वो नेसेसरीली उसका स्वभाव है ना। इसीलिए कह रहा है कि स्वाभाविक और अनिवार्य प्रवृत्ति है, कि आप इसके अतिरिक्त कुछ कर ही नहीं सकते। इसीलिए एल्डस हक्सली ने क्या कहा कि आपके पास विकल्प दर्शन अदर्शन का नहीं है, वो तो आपका स्वभाव है, आप करेंगे ही, उससे बच ही नहीं सकते। अब जैसे कर्म करना, कर्म करना हर के लिए अनिवार्य। निकम्मा व्यक्ति भी कर्म करता है, निकम्मापन का कर्म करता है ना। निकम्मेपन का कर्म बैठा रहता है, बैठा रहना कर्म नहीं है, वो भी तो कर्म है। खाएगा तो कुछ तो करेगा, टहलेगा कुछ तो करेगा, निकम्मा आदमी। तो कर्म करना अनिवार्य है, जो स्वभाव बिना कर्म के रह नहीं सकते। ठीक है, उसी तरीके से उसके नीचे सब पॉइंट में लिखिए, एक मानसिक प्राणी के रूप में, एक मानसिक प्राणी के रूप में, एक मानसिक प्राणी के रूप में मानव की समग्र प्रवृत्ति के कारण, एक मानसिक प्राणी के रूप में मानव की समग्र प्रवृत्ति के कारण, एक मानसिक प्राणी के रूप में मानव की समग्र प्रवृत्ति के कारण यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है। समग्र प्रवृत्ति के कारण यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है। समग्र प्रवृत्ति के कारण यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है। आगे लिखिए, दर्शन हमारे अस्तित्व, दर्शन हमारे अस्तित्व और संसार, दर्शन हमारे अस्तित्व और संसार के लिए एक वैचारिक ढांचा, दर्शन हमारे अस्तित्व और संसार के लिए एक वैचारिक ढांचा तैयार करता है। दर्शन हमारे अस्तित्व और संसार के लिए एक वैचारिक ढांचा तैयार करता है। वैचारिक ढांचा तैयार करता है, इसका अर्थ क्या हुआ कि अब हमारा अस्तित्व है, हम जब इसके विषय में विचार करते हैं तो कोई ना कोई एक वैचारिक व्यवस्था हम बनाते हैं कि हमारा अस्तित्व कैसे हुआ होगा, कहाँ से हुआ होगा, किसने बनाया। सबके उत्तर अलग अलग हो सकते हैं, है ना, पर कुछ ना कुछ उत्तर तो सबके दिमाग में होगा ना। अच्छा, तो ये अस्तित्व को लेकर जो विचारों का एक ढांचा है, ये कहाँ से आता है? दर्शन से आता है। अब संसार, तो संसार क्या है? आप किसी भी व्यक्ति से पूछिए, मूर्ख से मूर्ख को कुछ तो उत्तर देगा संसार के विषय में, कुछ भी बोलेगा, है ना। कोई कह देगा कि शेषनाग के फन पे बैठा है, कोई कह देगा ब्रह्मांड के केंद्र में, कुछ तो बोलेगा। तो वो एक वैचारिक ढांचा दर्शन से आता है। अगला बिंदु लिखिए, इसका उद्देश्य जीवन के, इसका उद्देश्य यानी कि दर्शन का उद्देश्य, इसका उद्देश्य जीवन के मूल्यों और अर्थ के प्रति व्यक्ति की, इसका उद्देश्य जीवन के मूल्यों और अर्थ के प्रति व्यक्ति को, मूल्य और अर्थ के प्रति व्यक्ति को उसकी अंतिम नियति की ओर, उसकी अंतिम नियति की ओर जागृत करता है, जागृत करना है, उसकी अंतिम नियति की ओर जागृत करना है, अंतिम नियति की ओर जागृत करना। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ अंतिम नियति। अब जैसे हम सब ये प्रश्न पूछते हैं, भाई हमारा अल्टीमेट फेट क्या है, हमारा क्या होगा, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, हम करते कि नहीं करते हैं, हमारा अल्टीमेट डेस्टिनी क्या है, क्या होंगे हम। तो ये चीज का उत्तर हमें कहाँ से मिलता है? दर्शन से मिलता है ना। और इसका जो उत्तर है वो उन मूल्यों पर आधारित होता है, उन अर्थों पर आधारित होता है जो दर्शन हमें देता है। तो किस ओर हमें अग्रसारित करता है, किस ओर हमें बढ़ाता है, किधर अग्रसर करता है? उस अंतिम नियति की ओर अग्रसर करता है। किस आधार पर? उन जीवन मूल्यों और अर्थों के आधार। हम उन मूल्यों से ही किसी एक गोल की तरफ बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए हम बात करें, यदि हम एक अच्छा मनुष्य बनना चाहते हैं, है ना, अगर हम एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहते हैं तो उसके मूल्य क्या हो गए? अच्छाई, ईमानदारी, पारदर्शिता, ये सभी चीजें। तो इन मूल्यों से हम कहाँ जा रहे हैं? उस अंतिम नियति की ओर जा रहे हैं, एक अच्छा मनुष्य बनने की ओर जा रहे हैं। तो वो दर्शन शास्त्र का उद्देश्य। नीचे लिखिए आगे, नेक्स्ट पॉइंट, मनुष्य के लिए दर्शन के बिना जीना असंभव है। मनुष्य के लिए
दर्शन के बिना जीना असंभव है। मनुष्य के लिए दर्शन के बिना जीना असंभव है। मनुष्य के लिए दर्शन के बिना जीना असंभव है। पूर्ण विराम के बाद लिखिए, जैसा कि एल्डस हक्सले कहते हैं, जैसा कि एल्डस हक्सले ब्रिटिश दार्शनिक थे, जैसा कि एल्डस हक्सले, जैसा कि एल्डस हक्सले कहते हैं, इन्वर्टेड कोमा में लिखिएगा, जैसा कि एल्डस हक्सले कहते हैं कि चुनाव दर्शन और अदर्शन के बीच नहीं है। जैसा कि एल्डस हक्सले कहते हैं, इन्वर्टेड कोमा में, चुनाव दर्शन और अदर्शन के बीच नहीं है। चुनाव दर्शन और अदर्शन के बीच नहीं है, बल्कि एक अच्छे और बुरे दर्शन के बीच है। चुनाव दर्शन और अदर्शन के बीच नहीं है, बल्कि दर्शन और अदर्शन के बीच नहीं है, बल्कि एक अच्छे और बुरे दर्शन के बीच है। अच्छे और बुरे दर्शन के बीच है। अगला पॉइंट लिखिए, इसका उद्देश्य अवधारणाओं को स्पष्ट करना भी है। इसका उद्देश्य यानी कि दर्शन का उद्देश्य, इसका उद्देश्य अवधारणाओं को स्पष्ट करना भी है। अवधारणा हम किसे कहते हैं? अवधारणा का क्या अर्थ होता है? कंसेप्ट्स, कंसेप्ट्स, कंसेप्ट। कंसेप्ट को हम हिंदी में अवधारणा कहते हैं ना, किसी चीज को कहते हैं इसकी अवधारणा या अवधारणात्मक समझ, है ना, तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अवधारणा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंसेप्ट। आप चाहें तो ब्रैकेट में वहां कंसेप्ट भी लिख सकते हैं। इसका उद्देश्य अवधारणाओं को स्पष्ट करना भी है। ठीक है, यानी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल क्लैरिटी। कोई कंसेप्ट है उसको क्लियर करना किसका काम है? दर्शन का काम, दर्शन का काम। आगे लिखिए पूर्ण विराम के बाद, दर्शन मात्र अटकलबाजी नहीं है। दर्शन मात्र अटकलबाजी, अटकलबाजी का मतलब स्पेकुलेशन। दर्शन मात्र अटकलबाजी नहीं है। दर्शन मात्र अटकलबाजी नहीं है। पूर्ण विराम के बाद आगे लिखिए, यह कर्म और व्यवहार के भी रूप में, यह कर्म और व्यवहार के भी रूप में प्रकट होता है। यह कर्म और व्यवहार के भी रूप में प्रकट होता है। जैसे यह धर्म और यह कर्म और व्यवहार के भी रूप में प्रकट होता है। जैसे धर्म शास्त्रों में कर्तव्य और उसका पालन, धर्म शास्त्रों में कर्तव्य और उसका पालन, धर्म शास्त्रों में कर्तव्य और उसका पालन। जैसे आपको धर्मशास्त्र का उदाहरण क्या हो सकता है? जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ, अलग अलग धर्मों के जो धर्मशास्त्र, उसकी बात होगी। तो इन सभी धर्मशास्त्रों में आपको क्या दिए गए हैं? कर्तव्यों के विषय में बताया गया, मनुष्य का क्या कर्तव्य है ना, अलग अलग तरीके से क्या कर्तव्य है, उसका पालन। तो दर्शन शास्त्र और उससे जो धर्म उत्पन्न होते हैं, तो केवल अटकलबाजी, स्पेकुलेशन तो है नहीं, फिर हम उसके आधार पर अपने जीवन को चलाते हैं, है ना। और वो सभी विचार आपको कहीं किसी धर्मशास्त्र में हो सकते हैं, कहीं कोई राजनीतिक ग्रंथ में हो सकते हैं, कहीं पर हो सकते हैं। आगे लिखिए, इस प्रकार एक दार्शनिक को बुद्धिमान या प्रज्ञावान व्यक्ति, इस प्रकार, हाँ अगला बिंदु है ये, नेक्स्ट पॉइंट है, इस प्रकार एक दार्शनिक को बुद्धिमान या प्रज्ञावान व्यक्ति कहा जा सकता है। इस प्रकार एक दार्शनिक को बुद्धिमान या प्रज्ञावान व्यक्ति, बुद्धिमान या प्रज्ञावान व्यक्ति कहा जा सकता है। इस प्रकार एक दार्शनिक को बुद्धिमान या प्रज्ञावान व्यक्ति कहा जा सकता है। सब पॉइंट में नीचे लिखिए, सुकरात ने एक दार्शनिक को, सुकरात ने दार्शनिक को ज्ञान के खोजी के रूप में, सुकरात ने दार्शनिक को ज्ञान के खोजी के रूप में परिभाषित किया था। सुकरात ने दार्शनिक को ज्ञान के खोजी के रूप में परिभाषित किया था। ज्ञान के खोजी, उसको इन्वर्टेड कोमा में लिख लीजिएगा। सुकरात ने दार्शनिक को ज्ञान के खोजी के रूप में परिभाषित किया था। अब सुकरात ने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। ध्यान से सुनिएगा, सुकरात ने क्या कहा कि एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। अनएग्जामिन्ड लाइफ का मतलब वैसा जीवन जिसका आपने परीक्षण ही नहीं किया, जिसको आपने एग्जामिन ही नहीं किया, जिसमें सही गलत सोचा ही नहीं, वैसा जीवन जीने के योग्य ही नहीं है। यानी कि जीने योग्य जीवन वही है जिसमें कि व्यक्ति इस प्रकार से
चिंतन करता हो, सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, मैं कौन हूं, ये सब क्या है। तो चिंतन करना ही जीवन का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। अब यूपीएससी में ठीक यही आपको ऐसे टॉपिक के रूप में 5-6 साल पहले पूछा गया, ठीक यही, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ। बात आ रही समझ में? तो कई बार ऐसे जो आपको कोट्स हैं आपके ऐसे में भी आ सकते हैं, है ना, या कहीं पूछा जा सकता है। आगे लिखिए, दर्शन का लक्ष्य, दर्शन का लक्ष्य प्रज्ञा और विवेक है। दर्शन का लक्ष्य प्रज्ञा और विवेक है। नेक्स्ट पॉइंट है, दर्शन का लक्ष्य प्रज्ञा और विवेक है। दर्शन का लक्ष्य प्रज्ञा और विवेक है, कौमा, केवल ज्ञान और अनुभव जन्य ज्ञान नहीं। दर्शन का लक्ष्य प्रज्ञा और विवेक है, केवल ज्ञान और अनुभव जन्य ज्ञान नहीं। केवल ज्ञान और अनुभव जन्य ज्ञान नहीं। केवल ज्ञान और अनुभव जन्य ज्ञान नहीं। अनुभव जन्य ज्ञान मतलब जो अनुभव से पैदा होता हो, अनुभव से जनित होता, अनुभव से पैदा होता, है ना। तो केवल ज्ञान और अनुभव जन्य ज्ञान नहीं। नीचे सब पॉइंट में लिखिए, भारतीय दार्शनिकों का लक्ष्य, भारतीय, उसके नीचे सब पॉइंट में, भारतीय दार्शनिकों का लक्ष्य, भारतीय दार्शनिकों का लक्ष्य अमरता या मोक्ष है। भारतीय दार्शनिकों का लक्ष्य अमरता, अमर हो जाना, अमरता या मोक्ष है, ना कि सांसारिक सुख। भारतीय दार्शनिकों का लक्ष्य अमरता या मोक्ष है, ना कि सांसारिक सुख, ना कि सांसारिक सुख। आगे लिखिए, पश्चिमी आधुनिक दर्शन शास्त्र में, पश्चिमी आधुनिक दर्शन शास्त्र में कांट ने, पश्चिमी आधुनिक दर्शन शास्त्र में कांट ने, कांट आपको दर्शन के एक बहुत बड़े चेहरे माने जाते हैं। जर्मनी के दार्शनिक थे इमैनुअल कांट, नाम सुना है आपने? इमैनुअल कांट का नाम सुना है? अच्छा, नहीं सुना है। तो यदि आप कहें कि पश्चिम में अगर आधुनिक काल में अगर कोई सबसे बड़ा दार्शनिक था तो उसमें 2-3 नाम लिए जाते हैं, कांट, हीगल, ये सभी उसमें सबसे बड़े दार्शनिक हैं। तो कांट ने दर्शन को एक अलग नई दिशा दी। दर्शन का कोपरनिकस कहा जाता है कांट, जैसे कि विज्ञान में आपको कोपरनिकस है। तो कोपरनिकस ने क्या किया, जो पुरानी समझ थी कि पूरी सृष्टि धरती के चारों ओर घूमती है, इसको बदल के हीलियोसेंट्रिक मॉडल लेकर आए। कहा कि नहीं, सूर्य के चारों ओर हम घूम रहे हैं, है ना। तो इससे पूरा जो उस समय तक की कॉस्मोलॉजी थी उसमें एक रिवोल्यूशनरी परिवर्तन आ गया, क्रांतिकारी परिवर्तन। तो उन्होंने पलट कर रख दिया पूरी समझ को, विज्ञान के समझ को पलट के। उसी प्रकार से कांट ने, आपको आगे पढ़ना है, हम लोग पढ़ेंगे, आप देखिएगा कि किस प्रकार से उन्होंने दर्शन को पूरी तरह से पलट के रखा, है ना। तो दर्शन की 2 धाराएं हुई आपको पश्चिम में, खासकर बुद्धिवाद और अनुभववाद, है ना। बुद्धिवाद और अनुभववाद, आइडियलिज्म या रैशनलिज्म कहते हैं बुद्धिवाद को, रैशनलिज्म अनुभववाद को, एम्पिरिसिज्म। तो दोनों के बीच में परस्पर टकराव, मतलब ठीक एकदम एक दूसरे के विरोधी। तो कांट ने उन दोनों का समन्वय किया था और वैसा करके पूरे दर्शन को, तो बहुत प्रभावशाली दार्शनिक थे। लिखिए, पश्चिमी आधुनिक दर्शन शास्त्र में कांट ने, पश्चिमी आधुनिक दर्शन शास्त्र में कांट ने दार्शनिक की समस्याओं को, पश्चिमी आधुनिक दर्शन शास्त्र में कांट ने दार्शनिक की समस्याओं को इस प्रकार रेखांकित किया है, या निम्न प्रकार रेखांकित किया है, निम्न प्रकार रेखांकित किया है। पश्चिमी आधुनिक दर्शन शास्त्र में कांट ने दार्शनिक की समस्याओं को निम्न प्रकार से रेखांकित किया है। पहला, मैं क्या जान सकता हूं। निम्न प्रकार रेखांकित किया है, उसमें पहला लिखिए, मैं क्या जान सकता हूं, मैं क्या जान सकता हूं। दूसरा, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या जान सकता हूं। दूसरा, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। तीसरा, मैं क्या आशा कर सकता हूं, मैं क्या आशा कर सकता हूं, व्हाट कैन आई होप फॉर, मैं क्या आशा कर सकता हूं। ठीक है, मैं क्या आशा कर सकता हूं, समझ गए? अच्छा, आगे लिखिए हेडिंग, दर्शन की परिभाषा। आगे हेडिंग देकर लिखिए, दर्शन की परिभाषा, दर्शन की परिभाषा। दर्शन हम जहां कह रहे हैं वो दर्शन शास्त्र है ना, दर्शन शास्त्र। तो दर्शन शास्त्र की परिभाषा, पहला, दर्शन शास्त्र
संपूर्ण सृष्टि और अस्तित्व, दर्शन शास्त्र संपूर्ण सृष्टि और अस्तित्व को, दर्शन शास्त्र संपूर्ण सृष्टि और अस्तित्व को बौद्धिक और तार्किक रूप से, बौद्धिक और तार्किक रूप से समझने का, संपूर्ण सृष्टि और अस्तित्व को बौद्धिक और तार्किक रूप से समझने का एक दृढ़ और निरंतर प्रयास है। बौद्धिक और तार्किक रूप से समझने का एक दृढ़ और निरंतर प्रयास है, एक दृढ़ और निरंतर प्रयास है। नीचे सब पॉइंट में लिखिए, दर्शन की विषय वस्तु सर्वव्यापक है। सब पॉइंट में नीचे लिखिए, दर्शन की विषय वस्तु सर्वव्यापक है। दर्शन की विषय वस्तु सर्वव्यापक है। दर्शन की विषय वस्तु सर्वव्यापक है। दूसरा लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, दर्शन शास्त्र संपूर्ण के विषय में, दर्शन शास्त्र संपूर्ण के विषय में, समस्त के विषय में, दर्शन शास्त्र संपूर्ण के विषय में तार्किक व्यवस्थित और, संपूर्ण के विषय में तार्किक व्यवस्थित और तर्कसंगत प्रश्नोत्तर करने की कला है। प्रश्नोत्तर मतलब क्वेश्चन आंसर, आर्गुमेंटेशन, प्रश्नोत्तर क्वेश्चन आंसर। यह संपूर्ण दर्शन शास्त्र संपूर्ण के विषय में तार्किक व्यवस्थित और तर्कसंगत प्रश्नोत्तर करने की कला है। सब पॉइंट में नीचे लिखिए, दर्शन शास्त्र मानव जीवन की समस्याओं, दर्शन शास्त्र मानव जीवन की समस्याओं और शंकाओं को दूर करने पर, दर्शन शास्त्र मानव जीवन की समस्याओं और शंकाओं को दूर करने पर विचार करता है। दर्शन शास्त्र मानव जीवन की समस्याओं और शंकाओं को दूर करने पर विचार करता है, शंकाओं को दूर करने पर विचार करता है। अगला बिंदु लिखिए, दर्शन ज्ञान की खोज है। दर्शन ज्ञान की खोज है। दर्शन ज्ञान की खोज है, परंतु ज्ञान तक सीमित नहीं है। दर्शन ज्ञान की खोज है, परंतु ज्ञान तक सीमित नहीं है। दर्शन ज्ञान की खोज है, परंतु ज्ञान तक सीमित नहीं है। यह स्वयं और संसार में, यह स्वयं और संसार में सुधार का कारक है। यह स्वयं और संसार में सुधार का कारक है। यह स्वयं और संसार में सुधार का कारक है। अगला बिंदु लिखिए, दर्शन शास्त्र में मानव अस्तित्व और अनुभवों के, दर्शन शास्त्र में मानव अस्तित्व और अनुभवों के, दर्शन शास्त्र में मानव अस्तित्व और अनुभवों के एकल और समस्त पहलुओं, मानव अस्तित्व और अनुभवों के एकल, एकल मतलब एक, सिंगल, एकल और समस्त पहलुओं का, एकल और समस्त पहलुओं का व्यवस्थित मूल्यांकन शामिल है। एकल और समस्त पहलुओं का व्यवस्थित मूल्यांकन, एकल और समस्त पहलुओं का व्यवस्थित मूल्यांकन शामिल है। एकल और समस्त पहलुओं का व्यवस्थित मूल्यांकन शामिल है। ये बात समझ पा रहे हैं? अब जैसे मानव अस्तित्व है तो उसका कोई एक पहलू हो सकता है, मानव अस्तित्व का कोई एक पहलू हो सकता है, जैसे मैं कौन हूं, स्वयं को कैसे जानूं, ये एक पहलू हो सकता है, या मैं एक अच्छा मनुष्य कैसे बनूं, ये एक पहलू हो सकता है। और मानव अस्तित्व और अनुभव का जो समस्त पहलू, समस्त पहलू मतलब जो सबसे व्यापक पहलू, हम सबको किसने बनाया, हम सबका आयु निर्धारित कैसे होता है, मनुष्य जीवन और मरण के बाद कहाँ जाता है, ये सब जो सबसे व्यापक पहलू,
तो मानव अस्तित्व और अनुभव के एकल पहलू, कोई एक पहलू और सभी पहलू, सभी का उत्तर देने का काम दर्शन करता है। ठीक है, वही कह रहे हैं, उसका एक व्यवस्थित मूल्यांकन करता है। अब जो आपने लिखा दर्शन की परिभाषा के रूप में, तो दर्शन को कई तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसके आधार पर आप इसमें से अपनी समझ को बना लें। और जैसा मैंने स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी आपको लिखाया है कि दर्शन शास्त्र संसार और अस्तित्व के विषय में बौद्धिक तार्किक अध्ययन करना, एक दृढ़ और निरंतर प्रयास करना, अध्ययन करना दर्शन शास्त्र। और नीचे में जो भी उससे संबंधित बातें लिखाई उसको पढ़ के समझ के आप अपनी समझ के आधार पर परिभाषा लिख सकते। कोई जरूरत नहीं जो मैंने लिखाया ठीक वही आपको जाकर याद करके लिखना, ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए कि नोट्स की जो भाषा है वो आसान है, समझ में आ रही है या कठिन है? आसान है, समझ जाएंगे, बाद में रिवीजन में भी समझ जाएंगे, तो इसको रिवाइज करना है। आगे लिखिए, दर्शन शास्त्र की शाखाएं। अगला हेडिंग दीजिए, दर्शन शास्त्र की शाखाएं। दर्शन शास्त्र की शाखाएं, पहला तत्व मीमांसा। दर्शन शास्त्र की शाखाएं, पहला तत्व मीमांसा, ब्रैकेट में मेटाफिजिक्स। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको इंग्लिश का टर्म पूछ सकता है ना, तो आपको उसका इंग्लिश और हिंदी दोनों पता होना चाहिए। दर्शन शास्त्र की शाखाएं, पहला तत्व मीमांसा। डैश देकर लिखिए, यथार्थ का अध्ययन और व्याख्या। यथार्थ का अध्ययन और व्याख्या, यथार्थ का अध्ययन, और यथार्थ के बगल में ब्रैकेट में रियलिटी लिख लीजिएगा। यथार्थ इन ब्रैकेट रियलिटी, यथार्थ ब्रैकेट में रियलिटी। यथार्थ का अध्ययन और व्याख्या तत्व मीमांसा है। यथार्थ का अध्ययन और व्याख्या तत्व मीमांसा है। यथार्थ का अध्ययन और व्याख्या तत्व मीमांसा है। नीचे सब पॉइंट में लिखिए, सत्य क्या है, अंतिम सत्ता किसकी है। सत्य, सत्य मतलब रियलिटी, ट्रू फॉल्स की बात नहीं हो रही। सत्य, सत्य क्या है, असत्य क्या है ना, ट्रू फॉल्स की बात नहीं हो रही। रियल क्या है, अनरियल क्या है, कौन सी चीज सच में है, किसकी सत्ता है, किसकी सत्ता नहीं है ना, कौन सा चीज वास्तविक रूप से है। तो सत्य क्या है, असत्य क्या है, इन सब प्रश्नों पर विचार। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इन सब प्रश्नों पर विचार। इन सब प्रश्नों पर विचार करना ही तत्व मीमांसा है। उसको शॉर्ट में लिख लीजिए, इन सब प्रश्नों पर विचार, पूर्ण विराम, आप समझ जाएंगे। सत्य क्या है, असत्य क्या है, अंतिम सत्ता किसकी है, इन सब प्रश्नों पर विचार। अंतिम सत्ता किसकी है, इन सब प्रश्नों पर विचार, ठीक है। दूसरा लिखिए, ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी। ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी। ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी। ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी। EPISTEMOLOGY डैश देकर लिखिए, ज्ञान का अध्ययन और विश्लेषण। ज्ञान का अध्ययन और विश्लेषण ज्ञान मीमांसा है। ज्ञान का अध्ययन और विश्लेषण ज्ञान मीमांसा है। ज्ञान का अध्ययन और विश्लेषण ज्ञान मीमांसा है। नीचे सब पॉइंट में लिखिए, ज्ञान क्या है, ज्ञान कैसे संभव है। ज्ञान क्या है, क्वेश्चन मार्क दे दीजिए, ज्ञान क्या है, क्वेश्चन मार्क। ज्ञान कैसे संभव है, क्वेश्चन मार्क। ज्ञान क्या है, ज्ञान कैसे संभव है, सही और गलत ज्ञान क्या है, क्वेश्चन मार्क। इन सब प्रश्नों पर विचार। ज्ञान क्या है, ज्ञान कैसे संभव है, सही और गलत ज्ञान क्या है, इन सब प्रश्नों पर विचार। इन सब प्रश्नों पर विचार। तीसरा लिखिए, नीति शास्त्र, एथिक्स। तीसरा क्या है, नीति शास्त्र, एथिक्स। नीति शास्त्र, एथिक्स। मनुष्य के कर्मों और व्यवहार में, डैश देकर लिखिए, मनुष्य के कर्मों और व्यवहार में सही और गलत का, मनुष्य के कर्मों और व्यवहार में सही और गलत का परीक्षण नीति शास्त्र है। परीक्षण और निर्धारण नीति शास्त्र है। मनुष्य के कर्मों और व्यवहार में सही और गलत का परीक्षण और निर्धारण नीति शास्त्र है।
सही और गलत का परीक्षण और निर्धारण नीति शास्त्र। और सही क्या है, गलत क्या है, इसका अध्ययन करना। ठीक है, शुभ अशुभ क्या है, गुड बैड क्या है, इसका अध्ययन करना। राइट रॉन्ग क्या है, सब पॉइंट में नीचे लिखिए। अच्छे कर्म और बुरे कर्म क्या हैं? अच्छे कर्म और बुरे कर्म क्या हैं? अच्छे और बुरे कर्म क्या हैं? क्वेश्चन मार्क। अच्छाई और बुराई का आधार क्या है? अच्छाई और बुराई का आधार क्या है? अच्छाई और बुराई का आधार क्या है? मनुष्य की नैतिक दुविधाओं का समाधान क्या है? मनुष्य की नैतिक दुविधाओं का समाधान क्या है? मनुष्य की नैतिक दुविधाओं का समाधान क्या है? इन सब विषयों का अध्ययन नीति शास्त्र के अंतर्गत आता है। इन सब विषयों का अध्ययन नीति शास्त्र के अंतर्गत आता है। इन सब विषयों का अध्ययन नीति शास्त्र के अंतर्गत आता है। चौथा लिखिए, तर्कशास्त्र, लॉजिक। चौथा तर्कशास्त्र, लॉजिक। चौथा तर्कशास्त्र, लॉजिक। तर्कशास्त्र, लॉजिक। तर्क और उसकी विधियों का विस्तृत अध्ययन करना। तर्क और उसकी विधियों का अध्ययन करना। तर्क और उसकी विधियों का विस्तृत अध्ययन करना तर्कशास्त्र। तर्क और उसकी विधियों का विस्तृत अध्ययन करना तर्कशास्त्र है। नीचे सब पॉइंट में लिखिए, तर्क करने की सही विधि क्या है? तर्क करने की सही विधि क्या है? क्वेश्चन मार्क। विभिन्न तार्किक चरणों का विश्लेषण। विभिन्न तार्किक चरणों का, चरण मतलब स्टेजेस, स्टेप्स। विभिन्न तार्किक चरणों का विश्लेषण तर्कशास्त्र के अंतर्गत आता है। विभिन्न तार्किक चरणों का विश्लेषण तर्कशास्त्र के अंतर्गत आता है। अगला लिखिए, सौंदर्य शास्त्र। पांचवा सौंदर्य शास्त्र, एस्थेटिक्स। पांचवा सौंदर्य शास्त्र, एस्थेटिक्स। सौंदर्य के विचार एवं बोध का, सौंदर्य के विचार एवं बोध का, सौंदर्य के विचार एवं बोध का व्यवस्थित एवं तार्किक अध्ययन। सौंदर्य के विचार एवं बोध का व्यवस्थित एवं तार्किक अध्ययन सौंदर्य शास्त्र है। व्यवस्थित एवं तार्किक अध्ययन सौंदर्य शास्त्र है। नीचे लिखिए, सौंदर्य क्या है, इसका स्रोत क्या है? सौंदर्य क्या है, क्वेश्चन मार्क। इसका स्रोत क्या है? सुंदरता किसे कहते हैं, आदि प्रश्नों पर विचार। सौंदर्य क्या है, इसका स्रोत क्या है, सुंदरता किसे कहते हैं, आदि प्रश्नों पर विचार। अब एक जो सामान्य व्यक्ति है वो किसी चीज में सौंदर्य देखता है, और जो दार्शनिक है वो ये सोचता है कि सौंदर्य क्या चीज है, ये कहां से आ रहा है। क्या आपने ऐसा कभी सोचा है? क्या आपने इस प्रकार से कभी सोचा है कि ये सुंदरता का बोध कहां से आ रहा है, सौंदर्य अपने आप में क्या है? तो यही एक आम व्यक्ति में और एक दार्शनिक में अंतर पैदा करता है। ठीक है, तो इन विषयों पर विचार, इन प्रश्नों पर विचार क्या है, सौंदर्य शास्त्र है। और बाकी जो दर्शन का धर्म और संस्कृति के साथ जो संबंध है ये मैं नोट्स के रूप में आपको दे दूंगा बिंदुवार आपको। और उसके बाद कल हम लोग जो है आगे की चर्चा भारतीय और पश्चिमी दर्शन के बीच में अंतर और वेद और उपनिषद कल हम लोग बात करेंगे। ठीक है, वेद उपनिषद और गीता जो आपके सिलेबस का आगे का पॉइंट है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? चलिए, कोई डाउट यहाँ तक? आराम से समझ में आ रहा है? कठिन लग रहा है समझने में? एकदम बस केवल उसका लॉजिक समझना है, क्या है उसका अर्थ जब समझ गए तो फिर आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। हाँ, प्रश्न पूछिए। ऑनलाइन किसी ने पूछा है? जी सर ये मीमांसा को थोड़ा सा संधि विच्छेद करके थोड़ा सा इसको। मीमांसा अपने आप में एक शब्द है। मीमांसा का तत्व, मीमांसा का संधि विच्छेद, तत्व और मीमांसा है। अब मीमांसा का यदि आप जाएंगे तो वो संधि विच्छेद नहीं होगी, वो शब्द विन्यास होगा।
है ना, कि मीमांसा। अब उसके जो आपको साउंड्स हैं उसका अर्थ क्या होगा, तो मीमांसा का संधि विच्छेद नहीं, तत्व मीमांसा का संधि विच्छेद। मीमांसा का अर्थ होता है किसी चीज का अध्ययन करना, किसी चीज का परीक्षण करना, किसी चीज के विषय में आपको तार्किक विश्लेषण करना, वो मीमांसा कहते हैं। हम कहते हैं ना किसी चीज को इसकी मीमांसा कीजिए, मीमांसा मतलब इसकी व्याख्या कीजिए, उसको विस्तार से समझाइए, विस्तार से उसको बताइए। तो मीमांसा का संधि विच्छेद फर्दर उसका शब्द विन्यास में आप चले जाएंगे, जो उसका सेमेंटिक्स है उसमें चले जाएंगे। तत्व मीमांसा का संधि विच्छेद तत्व और मीमांसा के रूप में, ठीक है। तो उसमें आपको नहीं जाना है, आपको केवल उसका अर्थ समझना। बात आ रही है समझ में? समझ पा रहे हैं आप बात को? हाँ हाँ। तो मीमांसा का अर्थ किसी चीज को विस्तार से पढ़ना, उसमें इन्वेस्टिगेशन करना, परीक्षण करना ही मीमांसा, ठीक है। ओके, और कोई डाउट किसी को ऑनलाइन? जो सभी विद्यार्थी जुड़े हैं ऑनलाइन, कोई डाउट किसी को हो तो पूछिए। हाँ बताइए विनोद। हाँ हाँ बताइए, जी जी बताइए। अच्छा, अब विश्लेषणात्मक और तार्किक अध्ययन किसको बोलेंगे? अब अध्ययन हम किस प्रकार से कर सकते हैं किसी चीज का? जो चीज जैसे दी गई है उसको वैसे पढ़ लें, समझ लें, याद कर लें, ये एक अध्ययन है, किसी चीज को पढ़ना। और तार्किक अध्ययन किसे कहा जाएगा? जिसको तर्क के सहारे से पढ़ना, किसी चीज का तर्क जानने का प्रयास करना कि ये चीज क्यों है, ये चीज कैसे है, कहां से आया, इसी को हम तर्क बोलते हैं। किसी चीज का सवाल जवाब करना, किसी चीज के पीछे का आधार पता करना, उसी को हम तार्किक अध्ययन बोलते हैं, ठीक है। तर्क का क्या मतलब होता है? आर्गुमेंट या लॉजिक। लॉजिक या आर्गुमेंट का मतलब किसी चीज का मूल आधार, उसका जस्टिफिकेशन पता करना, उसका कारण पता करना, कि उस चीज का तर्क कहा जाता है, कि इस चीज के पीछे का कारण क्या है। जब आप ये प्रक्रिया अपनाते हैं तो वो तार्किक अध्ययन है। और किसी चीज को हूबहू वैसे ही समझ लेना, उस चीज का सामान्य अध्ययन माना जाएगा, है ना। उस चीज को आप स्मरण कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए। और तार्किक अध्ययन का अर्थ जब आप तर्कों के माध्यम से किसी चीज का कारण प्रभाव जानते हुए उसका अध्ययन करते हैं और उसके अंतिम कारण तक आप जाने का प्रयास करते हैं, सबसे मौलिक कारण तक, उसको ही तार्किक अध्ययन कहा जाता है, ठीक है। समझ पा रहे हैं? हाँ, नहीं, विश्लेषणात्मक अलग चीज है। तार्किक का मतलब जब आप उसके कारण प्रभाव इन सब चीजों का अध्ययन करते हैं तो वो तार्किक हुआ। विश्लेषणात्मक मतलब विश्लेषण करने का मतलब है जब आप किसी एक बड़े विषय को छोटे छोटे विषयों में बांट देते हैं, तोड़ देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, उसको हम विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं। मतलब कोई एक बड़ा विषय है, कोई एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम हो सकता है, उस प्रॉब्लम को जब हम छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसको हम विश्लेषणात्मक अध्ययन कहते हैं। तो ऐसे जो शब्द आपको आए चर्चा के दौरान आप उसका अर्थ पूछ लीजिए ताकि आपको आगे कठिनाई ना हो, ठीक है। और कोई भी शब्द में दुविधा हो तो उसको समझने का प्रयास कीजिए, पूछिए उसको, ताकि आपका विचार एकदम स्पष्ट हो जाए विषय में, ठीक है। समझ में आया तुलसी आपको? अच्छा, और किसी को कोई डाउट आप लोग को? ठीक है, तो हम लोग कल के क्लास में आगे यहाँ से जारी करेंगे। थैंक यू।